खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। नवाब। तो आपकी फैमिली में आई थिंक दोनों तरीके के लोग थे कि जी। आपके जो पेरेंट्स हैं वो मतलब हाईली एजुकेटेड उस वर्टिकल में थे। जी। कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा कि नहीं नहीं इस कोर्ट को डिफाइन करने की कोशिश करिए कि नहीं नहीं खेलने से ऐसे होते हैं बच्चे? मुझे लगता है उनको ये पता था कि स्पोर्ट्स भी प्रोफेशनल खेल सकते हैं और उसमें भी बहुत हाई लेवल पहुंच सकते हैं। दोनों पेरेंट्स को स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद था। ऐसी बात नहीं कि आप साइंटिस्ट हैं या फैमिली में इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो उनको ये नहीं मालूम होगा कि स्पोर्ट्स प्रोफेशनल तरीके से खेल सकते हैं। तो आई थिंक दोनों पेरेंट्स को, मम्मी को टेनिस बहुत पसंद है, पापा को हॉकी बहुत पसंद है और उन्होंने जो मुझे एक विजन के साथ स्पोर्ट में डाला, मुझे लगता है उन्होंने ऐसे तो नहीं डाला कि मैं टाइम पास करूं। उन्होंने ये सोच लिया था कि इसको एक बड़ा प्लेयर बनाना है और लकीली हम हरियाणा से हैदराबाद शिफ्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर्स जॉब। और यहाँ पे आके मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी तो स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद था मुझे एंड दैट्स हाउ लकीली आई एंटर्ड बैडमिंटन। 1 साल मैंने कराटे भी किया। अच्छा। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ कराटे में भी। तो उसके बाद कहीं जाके किस्मत ने मुझे बैडमिंटन में आई थिंक डाल दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्लान था, बट इट वाज ऑल लाइक आई वुड से डेस्टिनी का प्लान था कि मुझे ऐसे स्पोर्ट में मेरी एंट्री हुई और किसी लेवल पे मैं पहुंच सकी। तो बस थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। सर आपका चूंकि बैडमिंटन आपकी ऑब्वियसली आपकी जो मुलाकात हुई वो उसी गेम की वजह से हुई है, लेकिन आपका कोई प्री प्लान रहा हो, आपने कभी बचपन में कभी भी सोचा हो कि नहीं नहीं मुझे इसी वर्टिकल में जाना है, या किस तरीके से एंट्री हुई आपकी? नहीं, मैं मम्मी का इंटरेस्ट था बस कि स्पोर्ट्स में डालना है। और फिर बैडमिंटन में गोपी सर जो थे, हमारे बड़े पापा जो थे मेरे, उनके फ्लैट में टेनेंट थे। उनके पेरेंट्स से मुलाकात होती थी मम्मी की, गोपी सर के, और वो तभी नेशनल चैंपियन थे 97 में। और उसके पहले हम नाइजीरिया में थे 3 साल, पापा का जॉब था उधर। फिर जब आए इधर वापस तो मैं 5 या 6 साल का था, या नहीं आई थिंक 8 साल का था, 8 या 9 साल का था। और तभी समर कैंप ज्वाइन किया मैंने, क्योंकि गोपी सर ने बताया कि इधर बैडमिंटन का अच्छा कोचिंग चल रहा है, आप इधर ज्वाइन कर लीजिए एलवी स्टेडियम में। आरिफ सर कोच थे और जूनियर कोचेस भी थे, और इंडिया में नेशनल चैंपियंस थे थोड़े प्लेयर्स, तो कोचिंग सिस्टम ठीक था इधर। आरिफ सर अच्छे कोच थे तभी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया, वो समर कैंप ज्वाइन किया। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ बन जाना है वो टाइम पे, क्योंकि बहुत ही मतलब मैं स्टार्ट कर रहा था वो टाइम पे। और मम्मी को बस मुझे अच्छा प्लेयर बनाना था और वो काफी फोकस थी। मैं तो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ही काफी लेजी था, और इतना मतलब सुबह सुबह उठ के जाना वो सब मम्मी कर लेती थी। मैं प्लेफुल था, मैं प्रिफर करता था कि स्ट्रीट में क्रिकेट मतलब मैं फ्रेंड्स के साथ खेलूं, सुबह सुबह 4:30 को जाके बैडमिंटन खेलूं, इतना जोश तो था नहीं। पर एक बार कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फिर अपने आप को और एक्सपीरियंस करने लगा कि कंपटीशन से मैं डर रहा था तभी, और मगर खेलना पसंद था बस। लोगों के बीच में रह के ट्रेनिंग करना, सबके साथ रहना, वो कल्चर जो था, स्पोर्ट्स कल्चर जो था, उस चीज से मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। सीनियर्स के साथ रहना, खेलना अच्छा लगता था, और एक फोकस तरीके से ट्रेनिंग करना, ये सब अच्छा लगता था। पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर गोल नहीं था। मतलब डिस्ट्रिक्ट जीतो, स्टेट जीतो, ये था बस। स्टेट चैंपियन बनूं पहले, क्योंकि स्टेट चैंपियन नहीं था तभी मैं। बहुत टाइम लगा स्टेट चैंपियन बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनने के लिए। फिर वो बनने के बाद फिर नेशनल चैंपियनशिप एक था, एक गोल कि नेशनल चैंपियनशिप बनना है, नेशनल चैंपियन बनना है। वो भी 17-18, ये तो मैं स्टार्ट किया 10-11 पर मैं नेशनल चैंपियन, जूनियर नेशनल चैंपियन बना 18 पे। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और अपने आप को फिगर आउट करने के लिए बहुत टाइम लगा। तो ऐसा कुछ इमीडिएट गोल्स नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया। नेदर मेरे मम्मी के थे, मम्मी बस अच्छा प्लेयर बने, बस यही था। कि क्या कितना बन जाएगा, क्या जीतेगा, ये स्पेसिफिक गोल्स तो नहीं थे घर पे। ओके, आपने मम्मी का जिक्र किया, ऑब्वियसली पहली गुरु वही होती हैं, और आपने गोपी सर का जिक्र किया अभी। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि किस तरीके का, अगर आप गुरु के रूप में देखते हैं, एज ए प्लेयर देखते हैं, कैसे अनुभव है आपके उनके साथ में? बहुत क्लोजनेस था, क्योंकि जब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया मैं ऑलरेडी 18 ईयर्स ओल्ड था। तो मैं इधर सेंटर में सबसे सीनियर में ही था। और एज वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली साइना 13 से ही सीनियर लेवल पे बहुत अच्छा कर रही थी।
पर एज वाइज मैं सबसे बड़ा था, 3-4 साल बड़ा था। साइना वाज द नेक्स्ट सीनियर। गुरु साईदत्त जो भी थे इनके बैच के प्लेयर्स, उनसे मैं 3-4 साल, मेरे से सीनियर कोई था नहीं। तो ऑलमोस्ट भैया की तरह, पहले तो प्लेयर की तरह जब थे तो बड़े भैया की तरह मैं ट्रीट करता था उनको, और फिर जब कोच बन गए तो और भी ज्यादा ऑलमोस्ट पेरेंट की तरह ट्रीट करता था कि ऐसा था। उनका जर्नी भी मैंने देखा, क्योंकि जब प्लेयर से कोच बने वो ट्रांजिशन बहुत ही टफ होता है, क्योंकि आप अभी भी थोड़ा प्लेयर जैसे बिहेव करते हो। उनका मोटिवेशंस तो थे कि इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए था उनको, और कि प्लेयर बनाना चाह रहे थे, कि टॉप लेवल का प्लेयर बनाना चाह रहे थे, और उनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। उनका फोकस था कि प्लेयर बनाना है। उनका फोकस जो आजकल के जनरेशन के कोचेस बन रहे हैं प्लेयर्स, वो बैडमिंटन इतना ग्रो हो चुका है कि वो फंडामेंटल मिस हो रहा है, कि लोग नहीं सोच रहे हैं कि प्लेयर बनाना है, लोग सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बनेंगे। एकेडमी बनाना है, पैसे बन जाएंगे तो फिर प्लेयर बनेगा। वैसे होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आई मीन ऐसा नहीं है कि किसी की सोच नहीं है कि प्लेयर बनाना है, पर जब वो एकेडमी खड़ा करते हैं तो फाइनेंशियल्स, कमर्शियल्स पे ही चले जाते हैं और प्लेयर बनना चूक जाते हैं। तो इसलिए अभी भी आप देख लीजिए कंट्री में सिर्फ 2 ही एकेडमी से प्लेयर बन रहे हैं, बाकी एकेडमीज मतलब मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, और वो कमर्शियल्स के पीछे ही भागते हैं। तो इनके फंडामेंटल्स ऐसे थे कि मुझे प्लेयर बनाना है, और कूद गए बस। कुछ था नहीं, गवर्नमेंट ने तो लैंड दे दिया, वो था, पर वो एक एडवांटेज था, फंडिंग था, पर उनके सोच विचार तो ऐसे थे कि प्लेयर बनाना है, इंडिया को स्ट्रांग करना है, नेशन मतलब वर्ल्ड बीटर्स हैं हम में है वो। और उनका एटीट्यूड भी ऐसे ही था इनिशियली जब से स्टार्ट किया। तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। हमारे डिफरेंसेस हुए हैं हमारे करियर में, क्योंकि हम भी प्रोग्रेस कर चुके हैं, जूनियर से सीनियर तक हम 10-15 साल साथ में थे, तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो आएंगे। मम्मी पापा के साथ भी डिफरेंसेस आते हैं जहाँ आज हम बड़े बन रहे हैं। बट दैट असाइड, अगर मैं पूरा उनके करियर को डिफाइन करूँ एज ए प्लेयर और एज ए कोच, तो जो उन्होंने किया किसी ने किया नहीं स्पोर्ट के लिए इंडिया में, तो किसी ने नहीं किया, और अभी भी कोई नहीं कर रहा है। सब बातें करते हैं बहुत, पर उनकी तरह कोई एब्सोल्यूट जो काम करा उन्होंने किसी ने नहीं किया। और बहुत सारे मुश्किलें झेले उन्होंने, क्योंकि ऐसे हमारा स्पोर्टिंग नेशन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है स्पोर्ट का। आप देखो, अगर आप कितना टफ हो सके, मैं ये एक टॉपिक इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप ना, ये मतलब मैं जब 2000 मैं अंडर 16 में था, तो पहली बार मैंने भैया को एक्चुअली ट्रेनिंग करते हुए देखा। मैं बैंगलोर में था 3 साल, मेरा 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड, तभी मैंने एक्चुअली उनको नोटिस किया। ये 99 to 2000 जब उनका पीक था, तभी जब बैंगलोर में थे, और बैंगलोर से शिफ्ट कर बैंगलोर में भी 2 सेंटर प्रकाश सर के साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया, फिर चेंज करके साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर में बैंगलोर में ही उन्होंने ट्रेनिंग किया। तो मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा कि जब प्लेयर थे और कैसे अपने आप को वो करते थे, अपना मेंटेन करते थे। मैं एक बार सीनियर्स के फ्लैट में भी, अपार्टमेंट में भी था, तभी 4-5 प्लेयर, टॉप इंडिया के 6 प्लेयर साथ में एक अपार्टमेंट में रहते थे मेन, और उनका अलग रूम था, और जैसे वो उनका स्वभाव था, जैसे वो बिहेव करते थे, उनका बहुत ही मतलब उनका मैच्योरिटी बहुत ज्यादा था, और उन्होंने सोच लिया कि जो टॉप प्लेयर है ऐसे ही बिहेव करेगा और ऐसे ही करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। तो उनके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है। तो मैं एक क्वेश्चन में मैं आपका पूरा पॉडकास्ट का टाइम ले लूंगा मैं, अगर ये रिलेशनशिप के बारे में आप पूछोगे तो। बड़ा है गुरु का होता है लाइफ में। मैम, जिस तरीके से मान लीजिए कि बच्चे पे पेरेंट्स फिर गुरु की बात की, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, और कुछ एक्सपेक्टेशन सेट होती चली जाती हैं उसके ऊपर कि कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे वो बाद में से। अगर वो रिजल्ट्स ना मिले, वो सक्सेस की तरफ देख रहे होते हैं, सक्सेस ना हो, है ना, तो पेरेंट्स एक तो डिसअपॉइंट होते हैं, या फिर जिसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं। जो इस तरीके के फेसेस होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा में फेस करते हैं जो मतलब Tier 2 Tier 1 में रहते हैं, उनको कुछ करना है और पेरेंट्स भी उनमें इन्वेस्ट करते हैं, बट वो सक्सेस नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचना होता है। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में जिस स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है ना, उस स्टेज पे अगर नहीं सक्सेस हो तो उसे क्या करना चाहिए अगर फेल हो जाता है वो? देखिए, मुझे लगता है मेरे ही घर में आप एक एग्जांपल ले लीजिए। मैं एक हूँ, मेरी बहन एक है, तो जहाँ पे भी दोनों साइड से मेहनत होती है, जैसे कि मम्मी के साइड से बहुत सारी मेहनत हुई है, एंड ऑफ कोर्स पापा ने भी बहुत करी है, लेकिन मम्मी के साइड से एक्सट्रीम मेहनत थी,
और मैं भी बहुत मेहनती थी। मुझे मेहनत करना, मैं पहले इसलिए बोला मैंने, मेहनत करना बहुत पसंद है। अगर आप मुझे 1 घंटा बोलोगे तो शायद मैं 3, 4, 5 घंटे वो काम कर लूं, क्योंकि मुझे वो पसंद है। और उतनी ही इंटरेस्टेड मेरी मम्मी भी है, ताकि दोनों साइड से अगर हुए तो ही एक रिजल्ट आता है। और मेरी बहन है जिसको 1 घंटा बोलो तो शायद वो 50 मिनट में बोले कि मुझसे नहीं होने वाला है, मैं थक रही हूँ या कुछ पेन है या इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई थिंक दोनों साइड से वो एक जो होता है ना बॉन्ड होना चाहिए, एंड आई थिंक मेरी और मेरी मम्मी की तरफ से वो था। और जो भी वो बोलती थी, कभी कभी तकलीफ होती थी मुझे भी बॉडी पुश करने में, क्योंकि गेम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ अपना काम कर लो और आ जाओ। इधर क्या है, आपको अपना बॉडी भी पुश करना है, 7-8 घंटे अपना आपको किल करना है, और वो एवरीडे जोश रहना चाहिए। कभी कभी तो मैं ये बोलूंगी जो बच्चे हैं आजकल के, या जब 17-18 साल तक, तो आप संडे को भी पुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। बाकी ऑब्वियसली प्लान ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बेस्ट कोचेस आ गए हैं जो आपकी ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पे फ्लेक्सिबल रहती है, आप यंग हो, आप पुश कर सकते हो। और वही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। मेरे आई थिंक जो मेरा करियर रहा है ना, मेरी मम्मी का इतना बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जिस टाइम से मैंने खेलना शुरू किया है, मेरा ऐसा कोई था नहीं जिसको मैं लुकअप कर सकूं और बोलूं लुकअप टू कर सकूं। जैसे कि सचिन है ना हम क्रिकेट में, और तभी इतने सारे प्लेयर्स बन गए, ऐसे बैडमिंटन में कोई था नहीं, स्पेशली गर्ल्स में तो कोई नहीं था। और जितना मैंने सुना था मेरे सीनियर्स से, वो सब बोलते रहे कि फर्स्ट राउंड से आगे क्या जाओगे आप इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे इतने सारे चाइनीज, कोरियन, मलेशियन, इंडोनेशियंस, आपको चांस ही नहीं है फर्स्ट राउंड से ऊपर जाने का। तो मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मम्मी ने सोच लिया है कि मुझे ओलंपिक प्लेयर बनाना है, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, मुझे कुछ तो ऐसा करके दिखाना है कि पॉसिबल होना चाहिए स्पोर्ट में। और जब मेरे पास ऐसे सराउंडिंग में सीनियर से थोड़ा सा मतलब बात करते थे कि कितना टफ है, कैसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस सिचुएशन से निकल के आना, वो सराउंडिंग्स जो बात हो रही है उनको अवॉइड करना और सिर्फ मम्मी को सुनना, मतलब थोड़ा मतलब कठिन था ये सब। लेकिन जो मैंने करके दिखाया इज जस्ट बिकॉज एवरी डे अगर मैं ये बात सुन के मम्मी से डिस्कस करती थी, मम्मी बोलती थी वो भी तो इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है कि आपके सामने एक मशीन खेल रही है, वो भी थकेंगे, उनको भी पेन होगा, तुम बिलीव करो कि तुम ये कर सकती हो। तो ये सब चीजें ना मम्मी ने मुझे मेरे अंदर डाल दिया, ना आफ्टर 1-2 years ये मुझे खुद में ही आ गया ये थॉट कि यार वो भी इंसान ही है, वो क्या हो गया चाइना इंडिया, ये बात नहीं होती है। फाइनली होता है कि कौन जीतेगा, किसने ज्यादा मेहनत करी है। तो ये मेरे अंदर नेचुरली आने लग गया जब आपके साथ ऐसे कोई लोग हैं जो आपको ये समझा रहे हैं कि वो भी इंसान है, वो भी पॉसिबल है, उनको भी हराना पॉसिबल है। तो ऐसी चीज आई थिंक मम्मी ने मेरे अंदर डाल दी। और मुझे भी वो, जब भी मैं कोर्ट पर उतरती थी, आप जितने भी मेरे मैचेस देख लीजिए, मुझे डर नहीं रहता था। वो डर भी थोड़ा बहुत आया होगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि उनके साथ खेल खेल के कईयों से जीत बहुत हो जाती है, कईयों से हार बहुत हो जाती है। तो जिससे हारी हूँ शायद उससे थोड़ा सा लगने लगे कभी कभी, लेकिन कभी भी मैं फियर नहीं करती थी किसी के साथ खेलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा खेलना शुरू कर रहा है, पहले तो मम्मी पापा की, गुरु की बात सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। क्योंकि काफी हद तक मैंने बच्चों को देखा है यहाँ पे जो बहुत ही कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी वो प्रेशर में नहीं कर पाते, कभी कभी वो एंजॉय करना भूल जाते हैं। एंजॉय करो स्पोर्ट को, एट द सेम टाइम उसको अपना सब कुछ दो, क्योंकि वो जरूरी है प्रोफेशनल स्पोर्ट में। जैसे आप अपने जॉब में करते हैं ना, इतना सारे घंटे काम करते हैं ताकि और कमाए और बेटर हो जाए, सेम स्पोर्ट में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े वीक से, नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी अगर पुश किया जाए अच्छी तरह से, अगर पेरेंट्स नहीं कर पाते तो गुरु कर पाए, क्या पता। बिल्कुल वो बोल रहे हो ना, सपोर्ट सिस्टम, एक आपकी जो सराउंडिंग है ऐसी होनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी तरह से सपोर्ट करे उस बच्चे को, और क्या पता वो बहुत टैलेंटेड हो और टैलेंट उसका कुछ साल बाद निकल के आए। तो किसी भी तरह एक बच्चे को ऐसे आप आगे लेके आ सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन किसी और वर्टिकल में हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो सकता है। आप ठीक है, वो क्या पता पढ़ाई में अच्छा हो, 10th 11th के बाद उसको पढ़ाई करवा दीजिए, लेकिन 10th तक उसको पुश करके देखिए। मेरे रिजल्ट 5वीं में आ गए तो ऐसे ये नहीं बोलूंगी कि सबके 5वीं में आ जाएंगे, किसी के 7वीं में आए, किसी के 10वीं में आए, क्या पता 12वीं में आए। तो लेकिन मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अगर बच्चे ने मेहनत नहीं करी है, दिल में नहीं है खेलने का, उसको प्रेशर बन रहा है खेलने के लिए, तो वो शायद नहीं खेल पाएगा। लेकिन उसके दिल में होना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, जीतना है। और मैंने देखा है कि डेफिनेटली मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से ही बच्चे आते हैं कि मुझे प्रूव करना है, अचीव करना है। अगर मेरे पास बड़ा घर है, मर्सिडीज है, ये है, वो है, गाड़ी है, तो मैं क्यों अपना आप को उतना पुश करना चाहूंगी। लेकिन अगर आपको
उन फैमिलियों से भी बच्चे आते हुए देख रही हूँ मैं आजकल, वो भी अचीव करना चाहते हैं, सबको अपना नाम बनाने में जो खुशी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक है पेरेंट्स के पास पैसे है, लेकिन आप अपने से जब कमाते हैं या अच्छा करते हैं तो वो कुछ अलग ही फील आता है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड में टैलेंट होता है, बट कुछ बच्चे पुश नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी जो सराउंडिंग्स है उनको कैसे हैंडल करती है वो आई थिंक प्लेज अ मेजर रोल। कुछ बच्चे जो मेरे जैसे शायद मेहनती होते हैं, जो क्या पता इतने मेहनती है कि कभी कभी कोच को बोलना पड़ता है कम कर, ट्रेनिंग कम कर, तो ऐसे भी होते हैं बच्चे जो जीत सकते हैं। तो आई थिंक दोनों साइड से यू हैव टू प्ले इट वेरी सेफ, और डेफिनेटली बच्चों में सब में टैलेंट है, और क्या पता इंजीनियर डॉक्टर्स ही बन जाए, है ना। अगर स्पोर्ट्स प्लस स्पोर्ट्स की बियॉन्ड आज सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करना हो, है ना, वो क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी आपकी? पता नहीं भाई, मतलब लर्निंग प्रोसेस ही है। मैं अभी कोच की तरह तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं जो भी प्लेयर बना हूँ, वर्ल्ड नंबर 6 था, कॉमनवेल्थ चैंपियन था, जो भी है, पर अभी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोच की तरह सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ प्लेयर्स को, तो ट्राई कर रहा हूँ। डेस्परेशन है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कोच की तरह भी। तो सीख ही रहे हैं सब। सक्सेस फेलियर तो आते ही जाता है, मतलब वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। और अगर आपको कुछ चीज करने में बहुत ही मतलब मजा आता है, प्यार आपको है, यू लव स्पोर्ट का लव था मुझे, बहुत मजा आता था मुझे खेलने में, ट्रेनिंग करने में। तो ऑब्वियसली हार जीत तो बुरा लग रहा है जब हारते हैं, और जीतते हैं जब खुशी हो रही है। पर जब हारते हैं मतलब जब जीतते हैं तो खुश होके फिर ट्रेनिंग वापस कर लेते हैं। हारते हैं तो थोड़ा सल्क तो होते हैं अपन, हम बुरा तो लगता है, पर फिर भी जाके ट्रेनिंग ही करते हैं। तो ये इतनी बड़ी जर्नी में मैं बोलता हूँ सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। वो जर्नी बहुत ही, मतलब जो मजेदार था वो जर्नी था एक्चुअली वो तो, क्योंकि सक्सेस तो बहुत ही फ्यू मोमेंट्स है, आप ऐसे फ्लैश में निकल जाता है। आप जीतोगे टूर्नामेंट, पोडियम पे खड़े हो, मेडल दे दिया, 1 घंटे में सब खत्म, रूम में आप अकेले हो वापस। अगले दिन कोच बोल रहा है वापस ट्रेनिंग करो, और कोच तो बोल दिया कि कल तू आज चैंपियन है, कल डिफेंडिंग चैंपियन है, तू चैंपियन नहीं है, कोई और मेहनत कर रहा है जीतने के लिए, तो तू आप क्या करोगे, मतलब। और मैंने इसके जितना जीता भी नहीं, मैंने तो कम ही जीता, बहुत ही कम जीता मैंने तो, मगर मुझे बहुत मजा आया बैडमिंटन खेल के ना। मतलब मेरे बेस्ट ईयर्स में इतना, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि क्या ट्रेनिंग डेज थे, क्या टूर्नामेंट्स थे, रोज मतलब मेहनत, कितना मजा आता था। और मैं वो वैल्यूज थे हमारे हमेशा, मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा मतलब नींद ही नहीं आ रही। मेरे को तो लगता था कि 24 घंटे कम है, क्योंकि इतना ट्रेनिंग करना है मुझे, बहुत ही जोश था, वहाँ इम्प्रूव करना है मुझे, वर्ल्ड का टॉप प्लेयर बनना है मुझे। मतलब जब हम डिसाइड कर चुके थे कि भाई अभी तो हम अच्छे लेवल पे हैं, ये मे बी 18-19 के बाद था जो इंडियन टीम पहुंच गए, एक लेवल के प्लेयर तो बन ही गए हम, जॉब है, सब कुछ है, पर वी नेवर रिलैक्स्ड, वी वांटेड टू बी समथिंग एल्स। तो हाँ, तो हर किसी का वो सक्सेस वाला जो था, अगर मैं देखता हूँ हमेशा कि थोड़े बैकग्राउंड से थोड़े जो आते हैं उनको, मतलब वो पहले जॉब के बाद लाइट हो जाते हैं। मतलब एक जो रेलवेज का जॉब मिल गया या कुछ जॉब मिल गया, वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनका वो एक्सेलेंस वाला वो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पसंद है क्या इनको गेम, मतलब और मेहनत करना था, और करना था, और था तुम में, और तुमने नहीं किया। तो यही मैं बोल सकता हूँ कि जर्नी है, एक्सेलेंस का जर्नी है, और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो, और सक्सेस फेलियर तो एंड प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा, वो एक्चुअली सोचने का जरूरत नहीं है उतना। आप तो एक्सेलेंस आप ट्राई करते रहोगे, अपने आप को बेटर करते रहो, और यही बहुत ही मजा आया मुझे तो मेरे करियर में। मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी मैं जो कोचिंग कर रहा हूँ और मैं प्लेयर्स को देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई क्या टाइम था हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, और मैं मिस कर रहा हूँ बहुत, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसलिए मैं कोचिंग फील्ड में आ गया, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पैशनेट तो हूँ ही, इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, इंडिया के प्लेयर्स को डोमिनेंट बनाना है वर्ल्ड में, ये सब तो है ही अंदर, वैसे प्लेयर में भी था, और मुझे अभी भी है कि इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, मेरे प्लेयर्स को वर्ल्ड बीटर्स बनाना है। टॉप कोई भी नहीं है, जैसे ये बोल रही है चाइना, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे इतने, मैं भी डरता था, इसका एटीट्यूड अलग था, मैं तो डरपोक ही था मैं, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता था अपोनेंट्स को, ज्यादा ही रेस्पेक्ट करता था। अब
बड़े 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 प्लेयर्स थे मेरे टाइम पे जब मैं प्रोग्रेस कर रहा था, हाँ। लेजेंड्स थे बैडमिंटन में, हाँ। 10-15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 5 पे। तो उनको वो रेस्पेक्ट की तरह से देखता था कि मैं अपने करियर में अगर मैं देखूं वापस कि मैं थोड़ा ज्यादा ही रेस्पेक्ट कर गया उनको। ऐसा थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि अरे भाई उसको एटीट्यूड दिखा क्या, मतलब क्या हो जाएगा टाइप्स। हाँ। ऐसा नहीं था मैं, मगर अभी मैं जानता हूं कि ये एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। रेस्पेक्ट को आप कोर्ट पे कंपटीशन पे लेके नहीं आ सकते, आप ट्रेनिंग को भी ऐसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा, डेली आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा। यही है भाई। लास्ट में अभी आज सेशन में मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था एक्चुअली। हाँ। आज के बैडमिंटन के ट्रेनिंग सेशन में मंडे मॉर्निंग थोड़े लोग थोड़े डल हो जाते लेजी थे कि संडे पूरा उन्होंने वीकेंड रेस्ट पार्टी किया। हुआ था। नहीं पार्टी वार्टी कुछ हाँ, नहीं, नहीं, rest पार्टी वार्टी कुछ किया। नहीं हो, बट रेस्ट ले रहे थे। सैटरडे तक बहुत थके हुए ओके थे। ओके। हाँ। मगर संडे थोड़ा एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि संडे पूरा रेस्ट लेते हैं और मंडे जब सुबह आता है, मेरा भी प्रॉब्लम था कि मंडे जब आते हैं बहुत सांस चढ़ रहा है, मतलब बहुत थकान लग रहा है क्योंकि पूरा रेस्ट किया आपने। तो मैंने स्टार्ट किया कि संडे थोड़ा कर लूंगा वर्कआउट, थोड़ा बॉडी एक्टिव है, हाँ। एक 20-30 मिनट को जब भाग हाँ, लूंगा राइट, या राइट, रनिंग कर हाँ। लूंगा, क्योंकि मंडे मुझे अच्छा करना है। क्योंकि मंडे खराब गया ना, ऐसा लगता है कि भाई पूरा वीक खराब मेरा गया। जिंदगी खराब है टाइप्स। तो क्योंकि सेशन में हाँ। ऐसे थक रहा है, बाहर मार दे रहा है, मिस्टेक बहुत सारा गलतियां हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, सांस चढ़ रहा है, इतना गंदा लग रहा है, मतलब गेम ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो संडे आप थोड़ा ट्रेनिंग कर लोगे तो आप मंडे थोड़ा खुशी खुशी और अच्छा कर पाओगे। राइट राइट। तो आज 2-3 प्लेयर ऐसे थे, थोड़े प्लेयर्स को रेस्ट करके आते हैं सॉलिड, मतलब बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मतलब मंडे फ्रेश लगते हैं और खेलते हैं और उन खिलाने में मजा आता है। तो थोड़े टॉप प्लेयर्स थे आज, 1-2 प्लेयर थे जो थोड़े लेजी थे और उनको ऐसे इतना ज्ञान दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, एवरी डे आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि यही मेरा लास्ट डे है बैडमिंटन का। ये क्योंकि वो जो आप मैच जब खेलोगे, जब इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आएगा, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जो मैच जीतना है तब जीतना ही है, मतलब आपको रिजल्ट लेके आना है उसमें। मतलब आपको और एक आएगा पर अपॉर्चुनिटी एक बार आता है एक टॉप इवेंट में। अगर आप प्रैक्टिस ऐसे नहीं करोगे ना, वो मैच में रेप्लिकेट नहीं होगा। मतलब आप किस्मत के लिए नहीं छोड़ सकते हो सब कुछ, ब्लेस तो होना ही है, लक चाहिए, पर आपको प्रिपरेशन, आप मेंटली रेडी होने, आपको मेंटली रेडी होना चाहिए कि वो सिचुएशन पे आप रेडी हो, आप काम हो, आप कूल हो और आप कैसे भी अपना बेस्ट दे दोगे। तभी आप पे ट्रस्ट करूंगा ना मैं कि मतलब आप कौन सा, मतलब एक प्लेयर है, मतलब आज साइना है, आप ले लीजिए साइना, रोज अगर मेहनत कर रही है, मुझे जब टूर्नामेंट जाएगी, मैं अगर मुझे बेट लगाना है, मैं लगाऊंगा बेट में ये अच्छा ही खेलेगी। मतलब रिजल्ट के ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये अपना बेस्ट दे देगी, मुश्किल ही होगा अपोनेंट को जीतना, मतलब ये जीतना है, ये जीतेगी, ये टफ है तो टफ है, मगर अपना बेस्ट दे देगी। अगर आप रोज प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर रहे हो तो मुझे पता नहीं कि कौन सी साइना जा रही है कोर्ट पे, द बेस्ट साइना जा रही है कि एक दो दिन जो फोकस इसका आउट है और कुछ खेल नहीं रही है, वैसी वाली जा रही है। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं दूसरे जो इससे कम लेवल पे है मगर रोज एक अच्छे लेवल पे खेलेगा, उससे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा कि ये तो एवरेज तो खेलेगा ही है, ऐसा नहीं कि आज फोकस नहीं था, आज पता नहीं क्या हुआ। तो ये ऐसे प्लेयर थी कि मैं रोज ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि रोज 100% दे रही है। तो प्रैक्टिस में हम यही सीख रहे हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद ना आपको सब आता है, आपको सब स्ट्रोक आते हैं, आपको टॉस, ड्रॉप, स्मैश, ड्रिबल सब कुछ आता है। आपका मेंटालिटी ये है जो आप रोज लेके आओगे कि भाई मुझे टॉप वर्ल्ड क्लास बनना है, रोज बनना है, रोज मेरे को अपने शोकेस करना है। तो यही है, यही सीखना है। सक्सेस फेल्योर तो बहुत ही मतलब छोटे छोटे वर्ड हो गए, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंस का जर्नी है और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। आपको अगर किस चीज पे पैशन है वो ढूंढो पहले। मैं एक्चुअली यंगस्टर्स को, पेरेंट्स को यही ढूंढता हूँ, बोलूंगा कि जो आपका पिछला क्वेश्चन था, अगर फेल हो गए भाई, उनको अगर बहुत ही मतलब प्यार है और पैशन है और कुछ करना है, एज के हिसाब से भी आप थोड़े थोड़े मतलब मेट्रिक्स देख सकते हो। इट्स नॉट बी लाइक आप ये कुछ है ही नहीं स्कोप और इस पे आप चले जा रहे हो कि यू नो, आप कुछ और ढूंढो, आप किसी और चीज में टैलेंटेड हो, क्योंकि आपके वैल्यूज तो हैं, आप पैशनेट हो, आप हार्डवर्किंग हो, डिटरमाइंड हो, मगर पैशन काम नहीं करेगा बहुत टाइम तक। अगर आपका गोल कुछ है नहीं, आप कहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो ना, वो पैशन डाई हो जाएगा। तो पैशन भी बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है कि आप जिस चीज में पैशन लग रहा है वो कर लो, मगर अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो या आप कुछ कंपनी आपने सेटअप किया, स्टार्टअप सेटअप किया, आप पैसे नहीं बन रहे तो कहाँ से पैशन आएगा भाई? कुछ तो मतलब स्कोप करना पड़ेगा ना कि भाई पैसे बन रहे हैं, पैशन, और भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और प्रोग्रेशन दिख रहा है मुझे, तो हर चीज साथ में लेके चलो। पर इनिशियली अगर बच्चों को बोलो तो प्यार कर, उनको बहुत पसंद आना चाहिए
ये गेम या आप जो भी कर रहे हो, तो सक्सेस फेलियर नहीं, वो टाइम पे तो एक बड़ा गोल रहना चाहिए, पर ये जर्नी इम्पोर्टेंट है। ट्रू। आई थिंक राजमौली सर ने भी ये बताया था कि वो जो मूवी का सक्सेस है वो बहुत ही छोटा है, जर्नी है, जो वो मूवी बनाने का जो जर्नी है, वो स्टोरी लिखने का जो सोचने का, वो लाइफ टाइम मेमोरीज है, वो मेमोरीज है। ओके, अभी सर ने बोला सक्सेस फेलियर के बीच में हमेशा लगता है ऐसा है कुछ ना कुछ मिस रह गया, या उस स्टोरी में जो पूरी जर्नी होती है, हमेशा अगर आपका पैशन है तो हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ रह गया, है ना। तो अगर हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स की बात करें, एक तो आप किस तरीके से देखते हैं, जो रिजल्ट थे ठीक थे, कि आपका ओपिनियन क्या है? दूसरा जो विनेश वाला जिस तरीके से रहा, कि उसको जो रिजल्ट थे उसके वो किस तरीके से देखते हैं? बैडमिंटन में आई थिंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हमारे, और ओलंपिक्स में खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है। एक बार आता है 4 साल में, आप बहुत मेहनत करते हैं, बचपन से आप ओलंपिक मेडल जीतने के लिए ही मेहनत करते हैं, और जब वहाँ पे चांस मिलता है तो आप एज ए टूर्नामेंट खेलने नहीं जा रहे हैं, आप इतने एक्सपेक्टेशंस, खुद के एक्सपेक्टेशन, फिर इतना प्रेशर रहता है ना आपके ऊपर कि आपको लगता है कि बस जीत के ही आना है। लेकिन जब आप कोर्ट पे एंटर होते हैं, आपका अपोनेंट रहता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही जैसे टॉप 100 में 200 में भी अपोनेंट रहेगा ना, तो उसके साथ भी टफ हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज एक टूर्नामेंट नहीं, ये सबका सपना है, सब सोचते हैं कि हम ओलंपिक मेडलिस्ट बने, और ये जब होता है ना तो बहुत ही मतलब कभी कभी तो डाइजेस्ट नहीं होता है कि हम खेल रहे हैं इधर, और उसके बाद हमारे कोच भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन ओलंपिक्स में जितने लोग देखने आते हैं वो यूजुअली जो नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं उतने लोग नहीं आते हैं, तो एडेड फील होता है कि इतने सारे इंडियंस आए हैं देखने के लिए, अच्छा लगता है। देन उसके बाद आप ना कभी कभी मैच पॉइंट हो तो कभी कभी लगता है आप कि नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, तो कभी कभी 3-4 पॉइंट ऐसे चले जाते हैं, तो उधर थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, आई अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है लक्ष्य ने बहुत अच्छा खेला, सात्विक चिराग ने भी बहुत अच्छा खेला। देखिए उनका ही मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, वो आई थिंक उस टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड नंबर 1 तक आ गए थे, और वहां पे उनको ऑब्वियसली सब टूर्नामेंट्स वो जीत ही रहे हैं, तो ऐसा आई थिंक एक थोड़ा प्रेशर हो गया था उनके ऊपर कि वो क्वार्टर्स में अच्छा खेलते खेलते हार गए। तो ये नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स में एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कभी कभी कि आपको लगता है कि अच्छा खेल रहा था, सडनली कुछ प्रेशर आ गया या थोड़ा सा टेंशन हो गया, तो गेम कभी भी टर्न हो सकता है। बैडमिंटन ऐसा एक स्पोर्ट है जब आप अच्छा खेल रहे हैं, जीतने की सिचुएशन है, लेकिन कभी भी गेम टर्न हो सकता है और आप मैच हार सकते हैं, एंड इट कैन ओनली हैपन इन बिग इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आई थिंक ऐसा कुछ आपको बहुत देखने को मिलेगा ओलंपिक्स में। बट मुझे लगता है जो लक्ष्य की परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, उसका फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो उसको ऑब्वियसली चांस देना चाहिए, नेक्स्ट ओलंपिक्स है उसके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड सेम विद सात्विक चिराग एज वेल। सिंधु का आई थिंक शी डिड एक्सट्रीमली वेल लास्ट 2 ओलंपिक्स में, तो कभी कभी ऑब्वियसली 3rd ओलंपिक्स है उसका, तो इट्स नॉट इजी कि एवरी टाइम मेडल आए, लेकिन शी डिड एक्सट्रीमली वेल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से उसने खेला। लेकिन अपोनेंट वाज आल्सो चाइना की जो है वो भी काफी अच्छी थी वो दिन, तो ये बोल नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स ऐसा इवेंट है जहाँ पे कोई भी जीत सकता है जो अच्छी मेहनत करके आया हो, और जो टॉप 32 प्लेयर्स होते हैं सब में कैपेबिलिटी होती है जो जीत सकते हैं। एंड विनेश का मैं बोलना चाहूंगी एक ही बात, आई थिंक मैंने 2-3 इंटरव्यूज में भी बोला है, इतनी मेहनती प्लेयर हैं वो, उन्होंने इतनी मेहनत करके, आई थिंक 3rd ओलंपिक्स था उनका भी, और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जितनी भी हमने बातें करी थी पहले, तो वो बोल रही थी कि अब बस ओलंपिक्स रह गया मेरा, तो हमेशा मुझे ये बात थोड़ी सी उनकी चुपती थी कि वो बेचारी जितना भी मेहनत कर रही है उधर रह जाता है। लास्ट ओलंपिक्स में उनका नी ट्विस्ट हो गया, और फिर मेहनत करके आई, और इस बार तो इतना हम चीयर कर रहे थे, फाइनल्स में ऑलमोस्ट मुझे लगा गोल्ड मेडल लेके जाएंगी इस बार, तो इतना उनका ब्राइट चांसेस थे, और सडनली वो दिन सुबह न्यूज आई कि ऐसा थोड़ा वेट की वजह से वो नहीं खेल पा रही हैं। लेकिन आई एम श्योर कि ये अभी से नहीं, इतने सालों से ये रूल है कि आप अगर थोड़ा ओवरवेट है तो आप नहीं खेल पाएंगे। तो मुझे ये शॉक इसलिए लगा कि फाइनल्स में हुआ, सबका सपना होता है, जैसे मैंने बोला, एवरीवन ड्रीम्स टू गेट ओलंपिक मेडल, और ऑफ कोर्स अभी दुख नहीं होगा, वो दुख होगा आपको 10-15 साल बाद, जब आपको लगेगा कि मैंने मिस कर दिया। तो मुझे ये एज ए प्लेयर दुख हुआ उनके लिए कि उन्होंने जो सपना देखा, इतने बार वो मुझे बोलती रही कि मुझे एक मेडल रह गया मेरे,
मेरे किट बैग से, तो वो उनको आ जाता और उनका सपना पूरा हो जाता, हर एक इवेंट में उनके पास मेडल होता फिर। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा ना कि एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर, मतलब नहीं क्यों हो रही है, जब ऐसे रूल बुक में भी है कि आप नहीं खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो नहीं है, और आप बट इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने इतने साल की मेहनत करी इसके लिए, वो मेहनत वो ना इजी नहीं, पूरा देश का सपना बन गया, पूरा सबका, मतलब इतना सपना, उनका कितना दिल दुखा होगा, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जब स्पोर्ट्स में जाते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। मुझे लगता है कि जब हम पेंट्री कर रहे होते हैं कोर्ट में, या किसी और स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशंस होते हैं उस टाइम पे जब हम एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पे? क्या सोच रहे होते, क्या चल रहा होता है दिमाग में? अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग हैं। अगर आप बैडमिंटन की बात करें, नहीं मतलब बैडमिंटन में ही मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट पे डिपेंडेंट है। अगर ओलंपिक्स है तो अलग ही आपके सोच, बिल्कुल आपके थॉट्स अलग हैं। अलग अलग गेम्स जो होते हैं 4 साल में एक बार जो होता है, उनका कौन से राउंड में खेल रहे हो, क्या है, अलग अलग फीलिंग्स हैं। क्योंकि सर्किट में हम 20 बार खेल रहे हैं, 20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। इनको छोड़ के, और कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ओलंपिक्स छोड़ के हम 20 इवेंट अलग खेल रहे हैं। तो हम ये अपोनेंट्स के साथ कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं, तो अलग ही थॉट्स है हमेशा की प्रिपरेशन ठीक हो। आप एक बार एक टॉप लेवल के प्लेयर हो तो आप सोच रहे हो कि मेरा आज प्लान क्या है, थोड़ा जो आपने कोच के साथ डिस्कस किया, या आपका जो भी डिस्कशन है आपकी कोलीग के साथ या जो भी है, आप वो प्लेयर के साथ ऑलमोस्ट एक 5-6 बार तो खेल चुके हो। वही थॉट से मैच से जाने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है कि टीवी पे दिखाते हैं क्रिकेट के वजह से, मतलब ऐसा हो गया है कि सब सोचते हैं कि भाई एक मूवी है, कि बहुत सारा कुछ सोच रहा है, मतलब धोनी ऐसे वैसे सोच के गया है, युवराज ऐसे सोच के है, मोटिवेटेड है, ये वो है, बचपन के यादें, कोई इतना कुछ हो नहीं रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है, प्लेयर के बारे में सोच रहे हैं। वो भाई वो आधा तो ये झमेले में है कि लाइनअप बोलता है, रेफरी बोलता है ये इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, वार्म अप कर रहे हो आप, फिर लाइनअप में जाते हैं, कोर्ट के एंटर हो रहे हैं, एक आपके मैच के पहले जो मैच हो रहा था वो पिछला मैच थोड़ा डिले हो रहा है, आप वेट करे जा रहे हो, फिर आप फोकस करने को ट्राई कर रहे हो, फिर आप वार्म अप कर रहे हो। आपको बस यही चीज का बड़ा है कि भाई पहले के 5 पॉइंट अच्छा खेल लूं मैं, हाँ, और ये क्या करेगा, ये मेरा अपोनेंट क्या करेगा, इसके साथ क्या हुआ था लास्ट टाइम, मैं थोड़ा वो शार्प, अपना जो रिविजन करते हैं ना एग्जाम के पहले, आप नहीं सोचते कि भाई मैं IIT क्रैक कर लूंगा ना, जो स्कूल में आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप वो एग्जाम का रिवीजन कर रहे हो ना। वैसे ही हमारा भी चल रहा है कि कोच कुछ बता रहा है, हम कुछ सोच के है, ये वो कुछ अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स का सेमीफाइनल हो या ओलंपिक का फाइनल हो, ये थोड़े अलग थॉट्स हैं। आप ऑब्वियसली वो ओकेशन बहुत ही बड़ा है और आप थोड़ा सोच रहे हो कि भाई मुझे अच्छा खेलना है, पर इन दी एंड मैच के पहले आप अपना वार्म अप देख रहे हो। भाई अगर अच्छा वार्म अप नहीं है, आप रेडी नहीं हो, वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट का लीड ले लेगा, फिर मैं प्रेशर में आ जाऊंगा, नहीं तो मैं वहां पर अच्छा नहीं हूँ और मैं पेस नहीं खेल पाया, मैं गिर जाऊंगा, मेरा इंजरी हो जाएगा। यही छोटे छोटे चीज हम सोच के हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमको मैच अच्छा खेलना है, जीत वीत तो अलग है, मैच अच्छा खेलेंगे तो ही जीतेंगे। तो मैच अच्छा खेलने में क्या करना है, लीड बरकरार रखना है। पहले से हम दोनों एक दूसरे यही बोलते, पहले अच्छे से खेल, लीड ले मेंटेन कर, यही करते थे। ऐसा नहीं कि भाई तू जाके जीत, ये बहुत ही सिली एडवाइस हो गया। तो यही सब सोचते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कुछ सोचते नहीं। पिछला दिन में भी अगर सेमीफाइनल जीतने के बाद या सेमीफाइनल के पहले आप पिछले रात को आप सोच रहे होंगे कि भाई कुछ कि भाई लास्ट टाइम 4 साल पहले ऐसा हुआ था, मुझे अभी फोकस करना है। ये 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गई है, 8वीं बार ये क्वार्टर फाइनल जीती, तो मैं भी क्वार्टर फाइनल के पहले ये सोचती होंगी, एक बार शॉट आया होगा या मैच में 19 सिक्के या 19 ऑल या 17 ऑल पे सोच रहे हैं कि भाई इस बार भी होगा क्या कि नहीं। ये एक फ्लैश आता है बस, और फिर वापस आप सर्विस को रेडी हो जाएंगे, एम्पायर बोल रहा है प्ले प्ले प्ले, तो आप रेडी हो गए और आप खेल रहे हो। मैं भी ये थॉट्स, वही ना मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंट, मैच, टूर्नामेंट, ये सब पे डिपेंडेंट है कि आप मैच के पहले क्या सोच रहे हो, यू नो। इसी में अगर आगे जो रिजल्ट्स आते हैं वो सक्सेस, मतलब सक्सेस नॉट सक्सेस, जीतता है या हारता है कोई, उस टाइम पे क्या थॉट्स होते हैं उसमें? तो डिपेंडेंट है वो भी, मैच कौन सा मैच जीता आपने, क्या कौन सा। अभी आप फर्स्ट राउंड जीतोगे ना, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप फर्स्ट राउंड है। अगर आप बड़े बड़े टूर्नामेंट में आप क्वार्टर सेमीफाइनल जीत जाओगे तो आप फाइनल पहुंच गए और मेडल पक्का है, तो वो अलग फीलिंग है कि आप थोड़ा खुश हो। अगर आप क्वार्टर सेमीफाइनल हार जाओगे, जैसे ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ में अगर सेमीफाइनल हार जाओगे तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मैच है,
तो आपको दुख भी हो रहा है मगर आपको प्रिपेयर भी करना है। ये मोमेंट्स मैंने फेस किए हैं, बहुत ही गंदा होता है। आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल मैच सबसे डिफिकल्ट, बहुत ही गंदा मैच है वो, क्योंकि आप एक मैच हार के आप दूसरा मैच के लिए प्रिपेयर करते हो। सही। और ऐसा है कि और ऐसा वो दुख भी होता है कि अगर सेमीफाइनल जीत जाता तो मतलब फाइनल में तो मेडल तो पक्का था, सिल्वर या गोल्ड तो होगा, फिर आप आराम से फाइट कर रहे हो क्योंकि आप इतने सालों का मेहनत, और आप 7 दिन के बाद जो सेमीफाइनल का मैच है, 7 दिन के बाद आपका मेडल श्योर नहीं है, आप हार जाओगे। एक कोरिया का प्लेयर था ली यूनिल करके, बहुत ही टॉप लेवल का प्लेयर था, 2 ओलंपिक में 4th प्लेस था वो, ब्रॉन्ज मेडल मैच दोनों बार हार गया वो। तो उसको मतलब कौन से लेवल पे दुखी हो रहा होगा कि मतलब 7-8 दिन ब्रिलियंट, सेमीफाइनल हार के, बहुत ही टफ हार के, ब्रॉन्ज मेडल मैच भी टफ हार गया 2 बार। मतलब 4 साल आप प्रिपेयर करें ओलंपिक्स के लिए, ओलंपिक हो गया 4th प्लेस, वापस 4 साल, मतलब 8 साल का दुख आप देख लीजिए। तो ये मोमेंट पे डिपेंडेंट है, और बुरा तो लगता ही है क्योंकि जैसे ये बोल रही है कि सपना होता है सबका ओलंपिक्स, वो सपना कब उन्होंने शुरू किया वो अलग है चीज, पर मैं अगर से कॉमनवेल्थ के बाद ही मैं ओलंपिक का सपना देखने लगा, क्योंकि मैं पहले ओलंपिक के लिए पहले क्वालिफाई करना होता है। आपको बचपन से आप उठ के आप ओलंपिक के लिए पहुंच नहीं जा सकते हो, आपका रैंकिंग बढ़ाना चाहिए, आपका रैंकिंग बढ़ना चाहिए, आप एक लेवल पे पहुंचोगे, फिर ये स्टेप बाय स्टेप है। तो ओलंपिक के बारे में मैं सोचता भी नहीं था अंटिल 2010 कॉमनवेल्थ के बाद ही मैं ओलंपिक के बारे में सोचा। तो सपना तो 2 साल का था, पर यही है कि जो मोमेंट है वो अगर मिस हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। पर लकी है कि हमारे टूर्नामेंट्स है, हमारा रैंकिंग गिर जाएगा, हमको ज्यादा टाइम नहीं है कि हम ज्यादा सोच पाए इसके बारे में, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इससे टाइड है, रैंकिंग के ऊपर टाइड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारा करियर रैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको रैंक आप ड्रॉप हो गया, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा टूर्नामेंट में, तो हम इमीडिएटली स्नैप आउट करते हैं, और करना ही चाहिए। दुख तो होगा पर आप वापस सर्किट में आ जाओगे, वापस सर्किट में आ जाओ, वापस बिजी हो जाओगे आप। और यही है, मैं बोल रहा था कि बुरा तो लगेगा, पर आपको ज्यादा टाइम लग गया वापस आने में तो आप चूक जाओगे, मतलब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें कहीं कुछ पॉलिटिक्स होती है? देखिए सिलेक्शन कुछ वो पॉलिटिक्स तो बैडमिंटन में कर ही नहीं सकते आप, कैसे करोगे? आपको ओलंपिक्स में खेलना है तो टॉप 16 में रहना है, सिंगल्स में, डबल्स में टॉप 8 में रहना है, नेशनल्स में तो सबको एंट्री मिलती है। ये अलग अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट है रैंकिंग के हिसाब से। आप पॉलिटिक्स तो बचपन, ये अंडर 13 से होता है, ये तो हर स्पोर्ट में होता है। एज का प्रॉब्लम होता है, एज का बहुत ही ओवर एज प्लेयर्स खेल रहे हैं क्योंकि उनको वो नेशनल का वो या स्टेट का वो नेशनल का मेडल चाहिए, और उनको कुछ मतलब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ऐसे लोग आते हैं। तो बहुत सारा एज फ्रॉड तो होता ही है स्पोर्ट में, इसको क्लीन अप करना पड़ेगा। हमारे टाइम पे जो यूपी से, नॉर्थ ईस्ट से लड़के आते थे, इतना मतलब ओवर एज, मतलब आपको आप परेशान हो जाओगे कि 13 इयर्स वाला किसी 17 साल वाले से खेल रहा है अंडर 13 में, और 16 साल का लड़का किसी 21 साल के लड़की से खेल रहा है, और चल रहा था ये सब। बहुत ही सिस्टम हम जब आ रहे थे, ये तो है ही। और कोई मिनिस्टर का लेटर लेके आ रहा है, कोई कुछ और लेटर लेके आ रहा है। मार्च में एक टूर्नामेंट होता है, कुछ तो उनका बोन टेस्ट लगाते हैं, एज का टेस्ट लगाते हैं, और वो बैन हो जाते हैं। 6 महीने के बाद नेशनल में पहुंच जाते हैं, नवंबर दिसंबर में, मिनिस्टर का लेटर लेके। और कोई कुछ करता नहीं था, कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, पता नहीं ऐसा सिस्टम्स थे। ऐसे सिस्टम से हम बाहर आए, क्योंकि अंडर 13 में मैं कुछ नहीं जीता, क्योंकि असम और यूपी के लड़कों से तो हम मतलब कंपटीशन में भी नहीं थे। 4-4 साल ओवरेज, 4-5 साल ओवरेज, और मेरे कितने सारे मेरे दोस्त क्विट कर गए कि भाई ऐसे तो मुश्किल है जीतना, क्योंकि उनको इमीडिएट दिखने रहे। हम बस टिक गए क्योंकि हमको बस पसंद था, मतलब हमने तो मतलब डाल दिया पूरा, मम्मी ने ऑल एग्स इन द सेम बास्केट करके डाल दिए, सब कुछ गलत है। पर अभी सोचता हूँ कि मम्मी ने ऐसा करा कैसे, ऐसे बहुत बड़ा रिस्क है ये। 16, 17, 18 पे आके, क्योंकि फिजिकली जो साउथ से आते थे वो थोड़े वीक लगते थे, हम सारे वीक थे। हमको मैच्योरिटी मतलब हमारा बॉडी डेवलप हुआ 17, 18 के बाद। और ये जो ओवरेज वाले थे, ये 4 साल, ये तो 21, 22 से थे, पर एटलीस्ट 18 पे हमने अपना बॉडी डेवलप कर लिया और हम कम्पीट करने लगे। इस बात पे ना मेरी मम्मी बोलती थी, तू जिससे खेल रहे ना 13, क्या पता वो 16, 17 की हो जो अपोनेंट। तो मुझे इतना खिलाती थी ना वो घी दूध या जो भी वेजिटेरियन थी उस टाइम पे,
मुझे इतना लड्डू ये सब मिक्स फ्रूट, ये सॉरी ड्राई फ्रूट पूरे मिक्स करके उसमें इतना मुझे उन्होंने स्ट्रांग बनाया। वो बोलती थी तेरे सामने 20 साल की क्यों ना हो, तुझे सबको हराना है। तो ये माइंडसेट अगेन नहीं, मगर इनको काम कर गया। जो खाना इन्होंने खाया काम कर गया। हमारे एकेडमी में थे एक दो लड़के जो बहुत ही फ्रेजाइल थे और बहुत ही मेहनती थे और कुछ भी खाते थे, मतलब बहुत ही फोकस थे। सुमित रेड्डी इज वन ऑफ दोस गाइज हु वर्कड रियली हार्ड and he ate everything. He pushed himself. He researched and he ate. Nothing took effect. It took time. So it just worked for her. ऐसा नहीं है. It worked for her. ऐसा नहीं है कि जो अगर 4 साल 5 साल बड़ा है, आप 13 वाला 17 से खेल रहे हो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होने वाला। वो आपसे बहुत ज्यादा ताकत है। तो ये पॉलिटिक्स थे। फिर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आप 4 प्लेयर 5 प्लेयर सेलेक्ट होते थे टीम में, बॉयज सिंगल्स में, मैं सिंगल्स खेलता था, बॉयज सिंगल्स में, ये मेरे स्पोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 4 प्लेयर सेलेक्ट होते थे। आप अगर 2, 3 या 4 पोजीशन में हो, आपको कुछ भी हो सकता है। 5वां वाला आ सकता है, मतलब किसी का सेलेक्टर कोई किसी ने बोल दिया आपको भेज सकते हैं, वो नंबर 1 वाला ही सिक्योर है। आउटराइट ये स्पोर्ट ने सिखाया कि भाई आप नंबर 1 हो जाओ, फिर कोई कुछ नहीं करेगा आपको, आप अपना दिखाओ, ऐसे टॉप पे रहो आप, फिर कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। टॉप अगर आप थोड़ा 1-2 रैंक इधर या आप स्ट्रगल करके आ रहे हो, तो पॉलिटिक्स तो आपको फिर सब कुछ दिखेगा कि भाई बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। तो स्पोर्ट ऐसा बनाता है आपको कि हार्ड बनाता है कि भाई मुझे नंबर 1 बनना है, ये सब मेरे को ये सब फेस नहीं करना है, मुझे ये पॉलिटिक्स फेस नहीं करनी। बहुत सारे थे, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं 2005-2006 में मैं सब सीनियर्स को मार रहा था, ये 18 के बाद सीनियर्स को मारा था, और नेशनल चैंपियनशिप में मैं एक्सपेक्टेड था जीतने का। सब टॉप प्लेयर को हराया मैंने 2006 में। 3-4 सीनियर के रैंकिंग जीत गए थे और नेशनल चैंपियन, मेरा जो सपना था नेशनल चैंपियन था, सीनियर नेशनल चैंपियन बनना है। ये 2006 में, मैं जाके 2012 में नेशनल चैंपियन बना, वो अलग स्टोरी है। तो 2006 में जब मैं सेकंड सीडेड था, और टॉप सीड को मैं 2 बार हरा चुका हूँ। चेतन आनंद थे बहुत बड़े सीनियर प्लेयर, और जो टॉप प्लेयर थे मैं सबको हरा चुका था। और मेरा क्वार्टर फाइनल किसी लड़के से हो गया और मैं उससे हार गया, क्वार्टर फाइनल में हार गया मैं। 3 गेम में बहुत स्ट्रगल करके नर्वस होके हार गया मैं। तो शाम में मुझे हमारा जो सेक्रेटरी थे, फेडरेशन के सेक्रेटरी थे तभी, वो हमारे आंध्रा के, मतलब आंध्र प्रदेश जो तभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मतलब एक ही था आंध्र प्रदेश, वो हमारे मतलब बचपन से जानते थे हमें। तो मुझे मैं दोस्तों के साथ बैठा था शाम में डिनर के, वो डिनर मेस में, तो उन्होंने बोला अरे तुझे ये लड़के के साथ प्रॉब्लम था, बोल देता मैं ड्रॉ में तुझे अलग जगह डाल देता था। मेरे दोस्तों के सामने बोला उसने। तो मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बोला ऐसे तो मुझे खेलना नहीं है बैडमिंटन करके बोला। ऐसे कैसे मैंने बोला मैंने ऐसे तो खेलना नहीं है मुझे, आप मुझे फेवर करोगे और तब मैं जीतूंगा, इसके लिए तो मैं नहीं खेल रहा हूँ बैडमिंटन, मुझे फेयर एंड स्क्वायर जीतना है। मैंने बोल दिया ऐसे, सबके सामने बोल दिया, मेरे दोस्तों के सामने, ऐसे तो जीतना नहीं है मुझे, सबको मार के जीतना है, नहीं तो मैं ये ठीक हूँ, क्वार्टर फाइनल हार गया, मेरा यही लेवल है, जीतना है तो सबको मार के जीतना है करके मैंने बोल दिया। तो ये अगर कोई और थोड़ा वीक पड़ गया कि बोल दिया भाई मेरे को उससे डर रहे, मेरे को इससे डर रहे, किसी ने बोल दिया और आपने ड्रॉ ही मैनिपुलेट कर दिया, क्योंकि तभी ऑनलाइन ड्रॉस नहीं थे, रेफरी डालता था बस रैंडम ड्रॉ, रेफरी डालता था, सीडिंग डाल देते थे फिर तो हर जगह छोटा छोटा होता है। ये तो स्पोर्ट है, पर जो जीतेगा ना उसको कोई कुछ नहीं कर रही। आपको आप बनाओ अपने आप को नंबर 1 बनाओ, स्टेट में बनाओ, डिस्ट्रिक्ट में बनाओ, स्टेट में बनाओ, नेशनल बनाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। आप टॉप, इंडिया के टॉप बन जाओ, कौन आपको रोकेगा? कोई नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15 साल 20 साल ये टॉप थी, मैं 10 साल से इंडिया में, ऑलमोस्ट 7 years इंडिया नंबर 1 था मैं, रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में मैं नंबर 1 था, कौन रोकेगा मुझे टीम से? और परफॉर्मेंस करो, परफॉर्मेंस दिखाओ, और कोच है अगर 3-4, मैं इंडिया नंबर 1 हूँ मगर 4 बार मैंने फर्स्ट राउंड हार गया, मैं इंटरनेशनल में बोलता था तेरे को बेच के कुछ फायदा नहीं है, ट्रेनिंग कर, वेस्ट है, मतलब ऐसा बोल देगा मेरे मुंह पे। बोला भाई मेहनत करना है जाके। तो पॉलिटिक्स तो है, पर आपको वो फेस करके ऊपर आना है। बट उतना ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनली योर रिजल्ट्स विल शो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सब जगह पे रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप सेफ होता है, छोटी मोटी अगर आप पॉलिटिक्स कर लोगे ना, जो भी ऊपर आता है ना ऐसे पॉलिटिक्स करके इधर उधर, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, ज्यादा नहीं कर पाएगा, टिकता नहीं है। जो शाइन करता है ना, जो टॉप के जो शाइन करते हैं ना, जो भी टॉप प्लेयर्स हैं, वो सब ये फेस करके उससे उभर के आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं था ना, वो बहुत मतलब आप लोगों को जैसे
हमने कभी मैम का किसी क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करना होता था हमें ऐसे मतलब हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं जिसका आंसर मैम होते थे उस टाइम पे, तो या टीवी के थ्रू हमें चीजें पता चलती थी। लेकिन आज जिस तरीके सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है गेम के ऊपर, कुछ गेम चेंज हुआ है उसके साथ में? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। लोगों का मेंटालिटी थोड़ा वीक हो चुका है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सब चीजों से, और जो जरूरी नहीं है, और एक जगह फोकस टिकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। स्पोर्ट ग्रो कर चुका है, पर हम भी ढूंढ रहे हैं कि एब्सोल्यूट सोल्यूशन क्या है। मैं अपने प्लेयर्स को जो बताऊंगा, मैं बस शेड्यूल लगा रहा हूँ कि भाई 1 घंटा फोन सुबह, 1 घंटा फोन, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। अभी तो हम फोन में स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। ये भी प्लेयर दूसरा फोन यूज कर सकता है, मुझे क्या पता, मुझे तो पता नहीं है। मगर मैं डिसिप्लिन में एक ही बता सकता हूँ कि भाई हम ये नहीं कह सकते हमारे टाइम में फोन नहीं था, अब तुम अपना फोन रख दो बाहर, ऐसा होगा नहीं। अगर लिमिट कर सकते हैं कि भाई देखो जो भी है करना है कर लो, मगर लिमिट कर लो, जितना है कर लो, थोड़ा ही कंज्यूम करो, ज्यादा कंज्यूम मत करो। बुक पढ़ो, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ो, जो हम लोग ने, मेरे कोच ने बताया मुझे कि बुक पढ़ लो, या सोशल मीडिया में भी ये ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो अपने आपको मोटिवेट करे। टॉप प्लेयर्स को फॉलो करो, कोबी ब्रायंट, राफेल नडाल, फेडरर, या बड़े बड़े साइना के इतने सारे हमारे पॉडकास्ट, इतने सारे इसके इतने सारे मोटिवेशनल टॉक्स, या गोपी सर के इतने टॉक्स, जो बड़े टॉप दिग्गज प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनको फॉलो करो, उनको सुनो, उनको सुनो, उनको कॉपी कर लो भाई। मतलब एब्सोल्यूट कॉपी करो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे आप, तो कॉपी कर लो उनको ऐसे, मतलब उनके मेंटालिटी को सोचो। तो ये उनको रिफाइन करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस तो है। आप अगर आपको एडवांटेज की तरह यूज करना है तो कर सकते हैं। राइट। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको। देखो, अगर हमको यूट्यूब नहीं था तभी, जब हम प्रोग्रेस कर रहे थे, यूट्यूब भी बहुत ही न्यू स्टेज पे था। हम टेक सेवी भी नहीं थे इतना कि भाई कुछ मैच देखना है यूट्यूब, वो बहुत बाद में आया। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब हम प्रोग्रेस कर रहे थे कि ऐसा मैच नहीं था, इसका जो मैच है कल देखना है मैच, अभी तो यूट्यूब पे सब कुछ है। तो ये भी लेटर स्टेजेस पे आया। तो फोन का इन्वॉल्वमेंट तो है, और आई डोंट सी अ पॉजिटिव फ्रॉम इट, आई ओनली सी अ नेगेटिव फ्रॉम इट। हम एडवांटेज पे थे। बिल्कुल, वो बोलते भी हैं कि विज्ञान है वो विकास की तरफ भी ले जाएगा और विनाश की तरफ भी ले जाएगा। राइट, सही है। मैम, जब आपने स्टार्ट किया था तो विमेंस का या गर्ल्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्पोर्ट्स में। ओवर द इयर्स कुछ चेंजेस देखा, अभी और एक्टिव हैं, चाहे मतलब विमेंस हो इंडिया स्पोर्ट्स में, या फिर जो सिलेक्शंस थे उसमें नंबर्स बढ़े हैं? किस तरीके से सिनेरियो देखा आपने? देखिए, सब जगह पे आई थिंक विमेन काफी अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में नहीं बट हर एक फील्ड में। सबको आई थिंक मैं देख रही हूँ कि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सब अचीव करना चाह रहे हैं। सबका है कि मैं कुछ करियर में करूं। मैं ये नहीं बोलती स्पोर्ट्स, बट किसी ना किसी करियर में आ रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि जैसे मैं आज बोल सकती हूँ, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने काफी हद तक मेरे गेम पे ध्यान दिया, मुझ पे ध्यान दिया। लेकिन आजकल की सभी लड़कियां ना अपने काम पे ध्यान दे रही हैं, सब जॉब कर रही हैं, सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड साइन। लेकिन एक चीज पे मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा ना थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको लगेगा शायद मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली पैसा इज फाइनली द अल्टीमेट थिंग। लेकिन अगर आप बच्चे को फिर अगर कुछ बनाना चाहते हैं, एक पेरेंट को थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे को तो नहीं पता ना 7 साल से 15 साल तक के उसको क्या चाहिए लाइफ में, कितना वो पुश कर सकता है, या क्या एक्सट्रीम मतलब प्रोफेशन चूज करना चाह रहा है। लेकिन उसको बस ये पता है कि मुझे करना है, पढ़ाई करनी है, ये वो। लेकिन उसको पुश कैसे करेंगे आप? तो लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि सब लड़कियों को कुछ अचीव करना है, और इतनी अच्छी तरह से सब लोग अपना करियर संभालती हैं, घर संभालती हैं। तो मुझे अब स्पोर्ट्स में तो आप देख लो कितने मेडल्स आ रहे हैं। लास्ट फ्यू ओलंपिक्स में तो गर्ल्स को ज्यादा है शायद, एंड दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एंड जितना भी देख रही हूँ मैं समर कैंप में भी, आई थिंक बैडमिंटन में इतनी सारी लड़कियां हैं जो आना चाह रही हैं। और अभी के भी अंडर 19 बैच में भी मैं अगर बोलूँ तो लड़की ही ज्यादा मेहनत करती है लड़कों से। और वो कश्यप भी बोलता है एज ए कोच किसी कोच से कि वो लड़की अच्छा कर रही है, अभी हरियाणा की लड़की है वो, तो कश्यप बताता है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है और कंप्लेंट्स नहीं करती है। कुछ पेन है तो भी
मतलब उतना बताती नहीं है, बस मेहनती है, अच्छा करना चाहती है। हाँ, तो ये सब देखिए लड़कियों का कितना अच्छा हो रहा है आजकल, हाँ, थोड़ा इवॉल्व हुआ है टाइम के इवॉल्व हुआ साथ है। में, बिल्कुल। Definitely. एक्टिव आप तो रहते हैं ग्राउंड पे, बट मेंटली एक्टिव रहना कितना जरूरी है, किस तरीके से जो किस चीज के लिए, मतलब स्पोर्ट्स में, कंपटीशन के स्पोर्ट्स लिए में जिस बहुत समय ही आप गेम खेल रहे अलर्ट होते होना हैं। चाहिए, क्योंकि मैं आज ही भी 2 प्लेयर्स को बता रहा था, और गोपी सर हम मुझे हमेशा बताते थे हमको भी कि आप खेल रहे हो क्या 4 घंटे 6 घंटे, मे बी हमारे पीक में हमने 8 घंटे ट्रेनिंग कर ली है। बाकी के जो 24 आवर्स में आप मे बी 8-10 घंटे सोओगे, तो बचे। और अगर आप टॉप लेवल पे पहुंच गए तो अभी आप मतलब 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो, 4 to 6 4 to 6 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। बाकी का टाइम आप सो रहे हो 8 घंटे, मतलब 12 घंटे 10-12 घंटे आपको अपने साथ स्पेंड करना है। मतलब आप खाना खाओगे कुछ भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मेंटली आपको फोकस्ड रहना है एक गोल पे, और हर चॉइस आप जो लेते हो, जो खाना आपका प्लेट में है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, और या आपके पेरेंट्स हैं, किससे क्या बात कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे फोन है या कुछ भी है, आपको एक ही तरफ भागना है जो गोल है। उसके लिए ये सब हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। और आप देख लोगे, आप 12-12 घंटा रोज, आपको ये टाइम है फ्री टाइम, सो गए, ट्रेनिंग कर लिए, सब कुछ हो गया, 12 घंटा है, और खाना कौन सा खाना खा रहे हो। तो ये सब मेंटल आपका चॉइसेस हैं, आप मेंटली आपको स्ट्रिक्ट रहना है आपके साथ। तो मेंटालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तो बहुत ही कम है, मेंटालिटी इंपॉर्टेंट है। आपका सोच हमेशा उधर रहना चाहिए कि आप हमेशा सोच रहे हो कि बड़ा, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और हम आपका हर एक चॉइस उस पे ही है। कितना इजी होता है ना, पराठे खा लो, दाल मखनी खा लो, बहुत इजी। मतलब मेरे को तो अभी लगता है कि अभी कितना दिल टेम्प्ट करता है उस सबको रोक के प्लेट में, वही तो बोल रहा है बारी बारी, जो आपको खाना है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स पर्सन खाना है, कि वो आप जितना ही मतलब वेजिटेबल्स कम वेजिटेबल्स हो, कितना और डांट के सिखाया है कोच ने, ऑब्वियसली सिखाया, मतलब बोल के रोज वही बोल रहे हैं और सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसमें क्या है, ठीक है थोड़ा घी और डाल दिया तो ठीक है, थोड़ा ये पर आपको अगर टॉप लेवल पे सोचना है तो आपको उतना ही स्ट्रिक्ट होना है, आपको हर चीज आपको टॉप लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंस, वो अगर ये खाना ही हो गया, आपके थॉट्स भी, आप किससे बात कर रहे हो, आपका दोस्त जो बोल रहा है हाँ ठीक है यार चलेगा, ऐसे दोस्त है, या आपका दोस्त ये बोल रहा है कि भाई हमको जीतना है, मेहनत कर रहा है और मेहनत करना है। मैं वो अजय जयराम जिसका बात कर रहा था, मैं हाफ द टर्म मतलब पूरा करियर उसके साथ ही था रूम में, जब तक हमारा शादी हुआ नहीं। और शादी होने के बाद भी 1 साल ही थे उसके। वही लास्ट पॉडकास्ट में ये भी मजाक था कि सच था एक्चुअली। शादी के बाद 1 ही साल था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो वो 1 ही साल हम रूम में थे, नहीं तो मैं हमेशा अपने कोलीग्स के साथ था ना। जो मेरा जो रूम पार्टनर था, ये लड़का था जो हमेशा एक्सेलेंस के बारे में सोच रहे कि आज ट्रेनिंग क्या करेंगे, आज मैच कैसे हुआ, वापस चल जिम चलते हैं, चल कुछ कर ट्रेनिंग कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं, अरे जीतना है, ये सोच रहे हैं हम कि भाई मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है यार, चल बाहर चलते हैं, या चल मतलब क्या है, चलेगा, इट्स ओके, हार गए तो क्या हुआ। वो एटीट्यूड प्लेयर का नहीं हो सकता फिर। ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसा है, प्लेयर्स है ऐसे थोड़े, मतलब एक एवरेज लेवल पे जो खेलते हैं, या जिनका मतलब वो बहुत ही कुछ अचीव कर सकते हैं और अचीव नहीं कर पाते, थोड़ा उनका सोच थोड़ा चूक जाता है। मैंने भी किया होगा, क्योंकि मेरा भी चूक गया। अगर मैं वर्ल्ड नंबर 6 था, मैं वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं बना, मैं बड़े बड़े टाइटल नहीं जीता, ओलंपिक मेडल नहीं मिला मुझे, तो कहीं ना कहीं मैं भी चूक गया। तो ये मगर ये भी लेवल पहुंचता नहीं अगर मेरे दोस्त मतलब और भी थोड़े मतलब ऐसे है कि हाँ चलेगा, आप रिलैक्स करो, इट्स ओके। ऐसा ये मेंटालिटी के ऊपर ही है। आप सोच भी रहे हो कि आपको बहुत पसंद है वो लड़का, आप बहुत ही मतलब आप हमेशा खुश हो उसके साथ, मगर आप ये अगर गलत चीज बोल रहा है, या गलत चीज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको खराब कुछ कर रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको एक चॉइस बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे एक्सीलेंस की तरफ भागना है, मुझे भाई साइना के साथ बात करना है, क्योंकि बोल रही है कि तू मेहनत कर ही नहीं रहा है भाई, तेरे से वो बेटर है, तू जाके जिम जा अभी, मेहनत किया है कश्यप ने, और मैंने जैसे 7-8 घंटे में बोल रहे हैं, वो मैच हार गया है कश्यप टूर्नामेंट में, मैं बैठ के देख रही हूँ या वो मेरा मैच देख रहा है। इमेजिन उसके बाद भी मैं बोले तूने मेहनत कम करी है, क्योंकि अपोनेंट इतना इजीली कैसे जीत गया। तो फिर सोचिए कि वो भी कम पड़ रही है हमको।
ये मेंटली है, ये सब प्रॉब्लम। आपका ब्रेथ थोड़ा वे हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है क्या है क्या है, क्योंकि गेम तो ऑटो पे चल रहा है। यस, गेम तो ऑटो पे चल रहा है, वो टाइम पे बहुत ही कम है, आपको टाइम सोचने के लिए ज्यादा है नहीं। बहुत कम। तो आप अगला जो भी आप 10-12 घंटे जो स्पेंड करते हो अपने साथ, अगर आप हर चीज आपका डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है ना, तो आपका गेम भी डिसिप्लिन हो जाएगा। वही है, करने का एक ही कारण होता है, एक ही एक्सक्यूज होता है कि करना है उसको बस। हाँ हाँ Correct. हाँ, ना, और ना करने के लिए 50 कारण मिल जाएंगे, सो लेते हैं, चिल कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल। तो मेंटालिटी बहुत ही और इम्पोर्टेंट वो ऑल्सो बचपन में अगर आपके पेरेंट्स आपको कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और बाद में ना, मैं बोलूँ ना, 2-3 साल में अगर ऐसा 8, 9, 10, 11 साल में आपके साथ होता रहा, तो देन यू ऑल्सो गेट लाइक, ये करूंगी तो थोड़ा गलत है, वो करूंगी गलत है, तो वो दिमाग में भी ऐसा बन जाता है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जो लोग मतलब स्पोर्ट्स में कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब किसी भी जगह से, टियर 1 से, गांव से, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? अगर आप स्पोर्ट मतलब आप कौन से लेवल पे हो, आपका कोच कौन है, आपको बात करना पड़ेगा उनसे, उनकी बात सुननी पड़ेगी और पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी। अब अगर आप कौन से लेवल पे हो ये डिपेंडेंट है। अगर आप एक प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपको अच्छा कोच, अच्छा एकेडमी ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे प्लेयर्स देखभाल अच्छी चल रही है प्लेयर्स की, और डिसिप्लिन्ड जगह है, टफ जगह है। ऐसी जगह, ऐसे प्लेयर कौन है इधर, कोचेस कौन है, अच्छी जगह ढूंढना पड़ेगा आपको। और जो आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। मगर बहुत ही कोच डिपेंडेंट और पेरेंट डिपेंडेंट है स्पोर्ट। इनिशियली तो पेरेंट्स के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाउस होल्ड में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको बनना क्या है। आपको ऑप्शन दे देते हैं ना कि आप जो भी स्कूल है, जो भी है, जहाँ जहाँ भी है, आप क्या पसंद है, आप फिर आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक डिस्कशन होगा ना पेरेंट्स के साथ कि मुझे करना है ये, तो उसके बाद तो कोच का बात सुनना पड़ेगा और इनको फॉलो करना पड़ेगा। और अभी तो इतना कंटेंट है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पे, आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं, आपका लेवल क्या है, आपका एज क्या है और आपका लेवल क्या है। तो उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो आई थिंक इनिशियली तो पेरेंट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपको कुछ पसंद है और आपको उसमें कुछ बनना है, या पेरेंट्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा इनिशियली और फिर कोचेस के ऊपर। बस यही हमने तो यही किया था। पहले मम्मी ने बताया कि बैडमिंटन खेल, उसके बाद मुझे पसंद आया और मैं कोच का बात सुनता था, और जो भी कोच था उस पे 100%, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो मैं करने को रेडी था। तो वैसे हाँ। आखिरी में हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, चूंकि मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, क्या साइंस लिटरेचर पढ़ते हैं तो किस तरीके का लिटरेचर पढ़ना पसंद करते हैं? लिटरेचर नहीं भाई, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, अभी तो बैडमिंटन चल रहा है। मैंने हॉबीज में देखा था, मैंने सर्च करा था उसमें क्या क्या किया मैंने? रीडिंग, आप किताब पढ़ते हैं? मैं ये करता होगा, मैं नहीं करती। मैं नहीं करती, नहीं मुझसे नहीं हो। मेरा जो मेडिटेशन था वो मेरा गेम ही है, क्योंकि आप इतने घंटे उधर हैं, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए 8 घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बीच में खाना खा रहे हैं, वो बोलता रहा एवरी मिनट आप सोच रहे हैं क्या करना है। दैट 8 hours इज लाइक मेडिटेशन। आप उधर ही काफी हद तक आपने बुक रीडिंग कर ली है अपनी, कैसे खेलना है, क्या करना है, और उसके बाद वो आपको जो टाइम नहीं था, टाइम भी नहीं होता, टाइम भी ऑब्वियसली नहीं होता, इंटरेस्ट कुछ नहीं थे। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 24 आवर्स कम पड़ते थे, ऐसा लगता था कि भाई और कुछ मेहनत करना है क्योंकि टाइम कम लग रहा है। इसको तो मैं बहुत बार बोलता था कि भाई इतना ट्रेनिंग कर चुके फिर भी ऐसा लग रहा है कि कम है, और ज्यादा करना पड़ेगा, कि ऐसा लगता था मुझे। तो और कुछ करने के लिए टाइम नहीं था। एक एलीट लेवल पे तो मुश्किल था कुछ और करना। बट एक ही चीज पापा ने भी बोली और मैं यही बोलना चाहूंगी, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। करो फल की इच्छा, वरना कैसे होगा, सपना देखो, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी की लाइन में हर तलक बार पर मेहनत का सिला मिलता है, बुद्ध तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है। देखिए यही बस एक लाइन जो है, जो हम सब के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए यही मैटर करता है। और 25-30 साल के बाद कैसी अपनी जिंदगी आप बनाना चाहते हो वो जरूरी है। अपने पेरेंट्स को घुमाइए, ट्रैवल करवाइए, सपना रहना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सैक्रिफाइस अभी आप करोगे, अभी सैक्रिफाइस, तो बाद में सब सेट हो जाएगा। मतलब जियो अच्छी जिंदगी। मैं अभी सुबह यही बोल रहा था प्लेयर्स को कि भाई अभी एवरी डे
आप अगर ट्रीट करोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे, और हर एक प्रेजेंट मोमेंट में आप रह के आप एवरी मोमेंट को आप इम्पोर्टेंट मेरे गेम के लिए मुझे इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो तो 24 आवर्स तो वही कर रहे हैं, एकेडमी में रहे हैं, फैमिली को छोड़ के एकेडमी में पूरा टाइम, तो फिर कर लो भाई ढंग से। नहीं तो आप मम्मी पापा के साथ खुश रहो, फिर घर जाओ, क्योंकि ये क्यों कर रहे हो, ये अगर कर रहे हो तो एक्सीलेंस के लिए कर रहे हो, तो आप फिर करो, फिर ये जस्ट डोंट प्रेजेंट मत हो जाओ सुबह टाइम पे प्रेजेंट होने के बाद आपको हर एक मोमेंट आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब मैं कर रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वार्म अप है, जो ये गेम है, जो स्ट्रेचिंग है, जो सब कुछ है, जो मैं वेट ट्रेनिंग है, जो कोच जो बता रहा है, सबको बहुत आप ऑब्जॉर्व करो और बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरह ट्रीट करो, और फिर आपको टाइम कम पड़ेगा, आप क्योंकि आप इतना प्यार करते हो इससे, और आप इतना आपको पैशन है कि मुझे जीतना है, और कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, ड्रीम्स देखिए, उसके लिए मेहनत करो। हाँ। यस 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 जरूर। स्पोर्ट्स की तरफ मैं मेरी पैरा स्पोर्ट्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं ये स्पोर्ट्स खेलती रहती थी अपने लोकेलिटी में, पर मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए खेल रही थी। मुझे पैरा बैडमिंटन एक पैरा स्पोर्ट्स है वो नहीं पता था, पैरा स्पोर्ट्स होता है ये पता था, बट बैडमिंटन एक पैरा स्पोर्ट्स है उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैं हमारे ऑफिस लेवल की टूर्नामेंट्स खेलती थी। तो एक बार मैंने 2011 में, मेरा एक्सीडेंट के 2 महीने पहले, मैंने इंटर कंपनी टूर्नामेंट खेली थी, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी। और हमारे में मल्टी कल्चरल क्राउड होता है, मल्टी कंट्रीज का क्राउड होता है, मल्टीनेशनल एक एटॉस इंडिया थी, तो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो हमारे क्राउड में मल्टीनेशनल थे, तो काफी अलग अलग कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते थे टूर्नामेंट में, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो इट वाज लाइक ए ग्रेट, क्योंकि मैं बैडमिंटन की प्लेयर रह चुकी थी, तो मैं जीत गई तो अच्छी बात थी। बट फिर जब एक्सीडेंट वापस के बाद जब मैंने वापस वो गेम खेला, तो मेरे ऑफिस के सब लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि आप आके हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प कीजिए। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए गई और मेरा बैडमिंटन बोलते आप रैकेट और शूज सब लेके आइएगा, मैं लेके गई। पर वो टूर्नामेंट खेला तो वापस मुझे गोल्ड मेडल मिला, बट ये टाइम विद डिसेबिलिटी। तो मेरे ऑफिस में मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला, और जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी ऑफिस मुझे और एनकरेज करती गई, मुझे इंडोर कॉम्पिटिशंस में भेजती रही। तो उस दौरान मैं बहुत सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी, मेरे फेसबुक पे तब तक बहुत ही डिसेबल्ड फ्रेंड्स बन चुके थे, कम्युनिटी में मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गई थी। तो उसमें से एक जन ने मुझे बोला कि आप क्यों पैरा बैडमिंटन नहीं खेलते, आप एबल बॉडी के साथ खेलते। तो नीरज जॉर्ज करके थे केरला के इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर, जो खुद एक एम्प्यूटी थे, और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि आप पैरा बैडमिंटन खेलिए। तब मुझे पैरा बैडमिंटन पता चला। और 2014 में मेरे बोल सकते हैं के 2 साल बाद मैंने एक नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला, वहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला, और उस तरह से मुझे इंट्रोडक्शन मिला पैरा स्पोर्ट्स में। तो 2015 से मैं इंटरनेशनली खेल रही हूँ, और 2015 से मैं इंटरनेशनली इंडिया के लिए मेडल लेके आ रही हूँ। अच्छा, आपने 2014 में स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, कुछ चेंजेस देखे आपने? बहुत चेंजेस हो गए स्पोर्ट्स में, तो मैं आपको कह नहीं सकती उतने चेंजेस देखे मैंने। मेरा स्पोर्ट्स पहले अंडर फंडेड, पहले नॉन फंडेड था, फिर अंडर फंडेड रहा, और अभी फुली फंडेड है। इंडिया के टॉप एथलीट्स को आज गवर्नमेंट टॉप्स करके स्कीम में हमें सपोर्ट कर रही है। वही टॉप स्कीम, उसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम। उसमें हम सबको सपोर्ट मिल रहा है, चाहे हम एबल बॉडी हो कि हम पैरा एथलीट हो, हमको सबको सिमिलर सपोर्ट मिल रहा है, सिमिलर सेम सपोर्ट मिल रहा है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अप्रूव होती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज में। तो ये चेंज फंड है और सपोर्ट गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारी कंट्री चाहती है कि हमारा कंट्री मैक्सिमम मेडल मिले जीते, और कंट्री को फर्क नहीं पड़ता वो एबल स्पोर्ट हो कि पैरा स्पोर्ट हो, मेडल है। कंट्री भी चाहता है मेडल है। जब हम मेडल जीतते हैं तो वही नेशनल एंथम बजता है, सभी के लिए वही नेशनल एंथम बजता है। तो क्यों हमको सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके सेम मेडल ले रहे हैं, तो क्यों कोई भेदभाव? गवर्नमेंट जानती है, और गवर्नमेंट उसके पूरे स्टेप्स लेगी। तुम ओलंपिक गेम्स होस्ट करते हैं तो हम पैरालंपिक गेम्स भी होस्ट करते हैं। इसका मतलब कि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल फ्रेंडली बनाते हैं, आप अपने मॉन्यूमेंट्स, आप अपने आर्किटेक्चर हेरिटेज सबको आप डिसेबल फ्रेंडली बनाते हैं। या तो मैं कहूँगी डिसेबल फ्रेंडली, मैं कहूँगी एक्सेसिबल। तो उसके कारण हम टूरिज्म में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और इंडिया के जीडीपी में उसके कारण इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से एक कंट्री का ग्रोथ जो है ना, वो उसके मेडल्स डिटरमाइन करते हैं। और कौन से मेडल्स? वो मेडल्स जो पैरा एथलीट्स जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्री जो अपने डिसेबल्ड
एथलीट्स के ऊपर खर्चा करके उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। कोई कंट्री वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। आप आज मेडल टैली ही आपको बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और अंडर डेवलप्ड है। और एक कंट्री को आगे बढ़ना है और उसको अपने आप को दिखाना है कि हाँ वर्ल्ड पावर है और सुपर पावर है, तो वो आपका मेडल टेबल बताता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं, इंडिया भी चाहता है कि हम वो होस्ट करें गेम्स, और हम भी वर्ल्ड को देखा है कि वी आर आउट देयर प्रेजेंट। इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, एवरीथिंग। ओनली थिंग व्हिच इज मिसिंग इज योर मेडल्स और योर थिंग्स। और कोई भी कंट्री जो अपने आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस और क्राफ्ट, मतलब आर्ट, म्यूजिक, साइंस, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, इन चीजों में ध्यान देती है, उसमें लोग वो कंट्री टॉप होती है। और आप वो चीजों में ध्यान कब दे सकते हैं? जब आप एक स्टेबल कंट्री हो, आपके यहाँ वॉर्स ना हो, आपके यहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी हो, तब जाके आप अपने म्यूजिक और आर्ट्स और कल्चर और उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री बन रहे हैं 2047 तक, तो हमें ये सारी चीजों पर काम करना अभी से स्टार्ट करना है। और गवर्नमेंट के स्टेप्स उस पे अभी आप देखेंगे तो चालू हो चुके हैं। अच्छा, ये हो गई स्टार्टिंग में कि जो प्लेयर के एंड पे, स्पोर्ट पर्सन के एंड पे, वहाँ पे गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एक फोकस होना शुरू हुआ है कि फंड्स वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करने शुरू किए। जब कोई भी प्लेयर आता है, वो ओलंपिक का एक प्लेयर, पैरालंपिक्स का, क्या दोनों को सेम वे पे जो रिवॉर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट सेम है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम है, स्टेट लेवल में काफी डिफरेंसेस है, बट स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स इज नॉट सेंटर सब्जेक्ट। तो वहाँ पर हम ये सारी चीजें थोड़ा देखते हैं। स्टेट की पॉलिसीज में अभी भी बहुत स्टेट्स है जिनकी पॉलिसीज को चेंजेस करने की जरूरत है। अच्छा, ये एक थॉट प्रोसेस है, ऑफलाइन वो भी दिमाग में क्वेश्चन भी आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नंबर 1 पे लड़ रहे होते हैं जब प्लेयर, है ना, किसी को भी जीतना है, हारना किसी को पसंद नहीं है। बट आप सोचिए कि किसी के कैरियर में भी अगर कोई 300 गेम खेला हुआ है, तो जो उनके विन्स होंगे वो 10, 20, 30, 50 बहुत बड़ा नंबर है कि उसमें गोल्ड मेडल अगर इतने भी है या फिर नंबर 1 पोजीशन का इतना भी है, तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले पोजीशन से तो उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है? कई बार नहीं हो पाता है, सब कोई खेल में नंबर 1 ले रहा है बट वो नहीं हो पाता, तो किस तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं उस सिचुएशन? आज मुझे दूसरी बार एक सवाल पूछा देखिए, गेम है। गेम का मतलब क्या? एक जन दो जन खेलता है, एक जन जीतता है, एक जन हारता है। विनिंग का प्रोबेबिलिटी 50%, उतना ही प्रोबेबिलिटी लूजिंग का है। उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। और ये इकलौती चीज है जहाँ पर विनिंग में आपको 50% प्रोबेबिलिटी मिलती है। बाकी कोई भी फील्ड में आपको इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती, विच इज सक्सेस की इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी। पर क्योंकि इतना बड़ा बिकॉज इतना सारी चीजें आर एट स्टेक, तो बहुत आपको उसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में चल रहा है, पूरे दुनिया में लोग उसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, वही पोजीशन, वही रैंकिंग, वही मेडल। तो कंपटीशन कट थ्रू है। अब आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एग्जाम देनी है, बट इतनी सीट्स है, 20,000 सीट्स है समझो टोटल इंडिया की, तो 5 लाख बच्चे देगा। तो भी मतलब बच्चे अगर आईआईटी में नहीं मिलता तो आपका कोई दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में वही चाहता है, अच्छी टॉप कॉलेजेस के लिए तो लोग कर ही देते। बट स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में एक ही अपॉर्चुनिटी है, वही आपको ग्रैब करनी है। तो इसलिए लॉस के ना वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एज एथलीट्स हम वो समझते हैं और हम मेहनत भी वो ही स्पॉट के लिए करते हैं, उसी मेहनत वो, और सब लोग उतनी ही मेहनत करते हैं। पर जीतता कौन है पता है? जिसको सबसे ज्यादा हंगर है वो यही है। तो जब और इट्स ओके, सब मेहनत करते हैं और सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं वो मेहनत करने के। तो हम एज एथलीट्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं कैसे करती हूँ अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इस तरह से करती हूँ कि हर चीज लगी रहती है, ये तो हमें बोलना है अपने आप को। पर क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें लूज की है, जैसे मैंने अपना एक्सीडेंट में इतनी बड़ी चीज करवा दी, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ में एक टाइम पर इतनी बड़ी चीज खो दी, तो एक गेम क्या है जो तो नेक्स्ट थोड़े टाइम में वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइफ में आगे बढ़ने की। सेम गेम्स, क्योंकि ओलंपिक्स भी 4 साल में एक बार होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2-2 साल में हो रहे हैं, ये नहीं तो दूसरा। बस लगन लगा के
अपने पूरी दिलो जान से आप मेहनत करो तो सक्सेस कैसे ही नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा सुखी वो लोग ही होते हैं जो पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि जो हमारा कल्चर बहुत रिच है इंडिया का। मुझे सहारा मिलता है जैसे गीता पाठ हो गया, जैसे उसमें कि आपका जो गीता कहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब बहुत सिंपल लाइन है और हमेशा मुझे वो लगता था कि इट्स अ ग्रेट लाइन, पर वो ऐसा जब आप सीरियसली कर्म करते हैं और जब नहीं फल मिलता तब वो लाइन ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि तब पता चलता है कि व्हाट डज इट मीन टू वर्क हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड एवरी सिंगल डे। जब हम तो एवरी डे मेहनत करते हैं तो वो एक सीख मिलती है, तो ये सीख तो हमें लेनी ही है, यही स्पोर्ट्स है। टाइम वेस्ट स्लोगन हम लोग सुनते रहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बर्बाद। हमारी यूपी में स्लोगन में चलता है, बच्चों में बोला जाता है, तो कुछ चेंज लगा है आपको या आपने इस तरीके का थॉट प्रोसेस से नहीं गुजरे आप? मेरे तो पेरेंट्स कहते थे पढ़ो लिखो और खेलोगे कि पर्सनालिटी जो डेवलप करनी है आपको तो हर एरिया में ही करनी है। हर एरिया में आप इंडल्ज करोगे कोई बना सकते हैं, सिर्फ पढ़ोगे तो आप सिर्फ पढ़ाकू ही कहलाओगे, पर आपको हर एरिया का नॉलेज होना चाहिए। तो हमें हर चीज का बचपन से हमें मेक श्योर किया कि हम बुक्स भी पढ़े, हम लिखे, हम स्पोर्ट्स करें, हम आर्ट्स की तरफ कोई भी आर्ट्स की तरफ रुचि ले, क्रिएटिव लाइफ क्रिएटिव स्टाइल को अपना आगे बढ़ाए, रंगोली जैसी चीजों पे भी ध्यान दें, मतलब इन द सेंस कि जो हमारे यहाँ चलती है छोटी छोटी चीजें वो हर चीजों पे एक्सप्लोर करना चाहिए। करेक्ट। स्पोर्ट्स में भी मैंने अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर किया। मैं फुटबॉल की कोचिंग जाती थी, पर हम स्कूल के लिए बास्केटबॉल भी खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, 100 मीटर्स पता नहीं हर एथलेटिक्स के इवेंट में हमारे टीचर में एंट्री करते। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पढ़ के भी आप नवाब नहीं बन पाते और स्पोर्ट्स पर्सन बन के भी नहीं, आपको सब आना चाहिए। लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज ऑलवेज अ विनर इन लाइफ। अच्छा, दो चीजें कि एक तो आप इसको मतलब अगर बैडमिंटन की बात करें कि इसको अपना एक किसी मतलब इंडिविजुअल को आप कोड करना हो या उसका नाम लेना हो, किसने आपको सिखाया है, किसको उर्दू मानते हैं। साथ में करेंटली हम देखते हैं इंडिया में सिचुएशन है जो ट्रेनिंग बट दूसरे फ्रंट में ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्लेयर्स से मेरे बैडमिंटन में तो बहुत मोटिवेशन है, बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो मेरा छोटा भाई है। बचपन से ही वो तो कम्पीट करता था कि मैं मानसी को हराऊंगा, फिर मुझे वो सिर्फ तब हरा पाया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो यू नो मतलब हमने बहुत साथ में अपडाउन्स देखे हैं हमारे बैडमिंटन में। बट अभी मैं ट्रेनिंग करती हूँ राजेंद्र सर करके है जो कोचिंग अकेडमी में कोच है, तो उनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ। मैंने मुझे काफी सिखाया है, मुझे बैडमिंटन में बट हैदराबाद तो मुझको बैडमिंटन सिखाया था मेरे फादर ने, और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि उनके ट्रेनिंग चलती थी लिमाय सर की, तो मुझे लिमाय सर के पास भेजा अपनी प्रोफेशनल तो नहीं मतलब बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करना। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ हमारे बैडमिंटन कैंप में, समर कैंप में, उसके थ्रू हुआ। तो उधर मुझे दामले सर करके है, विलास दामले सर, उन्होंने मुझे बैडमिंटन सिखाया। वैसे बहुत लोग हैं जिनके वजह से मैं बैडमिंटन सीखी एज अ स्पोर्ट्स और मुझे पसंद है। अच्छा, अभी सिचुएशन चल रही है कि कुछ उसमें ट्रेनिंग की बात करें। ट्रेनिंग के लिए इंडिया में तो अच्छी फैसिलिटीज है, बट पैरा स्पोर्ट्स क्योंकि एकदम एक नीच स्पोर्ट्स है और लोग जो एकदम रुचि रखते हैं वो ही देखते हैं, सब नहीं देखते हैं, और उसका इतना पॉपुलैरिटी अभी तक तो नहीं हुआ है अपने कंट्री में। पर स्पोर्ट ग्रो हो रहा है, इंडिया एन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो स्पोर्ट्स भी उसी तरह ग्रो हो रहा है, अच्छे रेट पे ग्रो हो रहा है। और लोग आते हैं अभी हमारे मैचेस देखने। पेरिस में अगर आप देखेंगे बैडमिंटन कोर्ट्स फुल थे ऑडियंस में, तो बाहर से भी लोग आ रहे थे अपने मैचेस देखने। इंडिया के कितने लोग आए थे, मेरी तो एक फ्रेंड आई थी, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की एक लड़की, बोलते कि मैं तो आ रही हूँ पेरिस में मैचेस देखने, और हम देख रहे हैं कि ये पैरा स्पोर्ट्स देखने भी लोग
खर्चा करके आए, तो लोग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। मुझे तो है कि आप लोग, मेरे भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे, वो लोग एक्चुअली उन्होंने ओलंपिक्स देखा हुआ है। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट लोगों का जग रहा है क्योंकि हमारे पास हमारा मीडिया अच्छे से कवर कर रहा है, एक स्टोरीज आ रही है लोगों की बाहर, तो ट्रेनिंग के फ्रंट पे सब कंट्रीज अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया का स्टैंडिंग कैटेगरी SL3 में अभी तक वर्ल्ड में टॉप में है। कोरिया करेंगे तो कोरिया इज वन ऑफ द बेस्ट इन बीच ट्रेनिंग। तो इस तरह से यूके हो गया इट्स बेस्ट इन SH6 की ट्रेनिंग। वैसे कुछ कंट्रीज में ना एक स्पेशलिटी है उनकी कि ये कैटेगरीज में तो वो बेस्ट ही कहलाते हैं। तो हम स्टैंडिंग SL3 में अभी फिलहाल बेस्ट हो गए। ओके, अभी हाल फिलहाल में 24 वाला खत्म हुआ है गेम। दोनों में तो जो ओलंपिक्स हैं प्लस पैरा ओलंपिक्स, इन दोनों में किस तरीके से कुछ रिजल्ट्स और इम्पैक्टफुल हो सकते थे, सही रहा? दूसरा, जिस तरीके से विनेश का कुछ हो सकता था वहाँ पे, वो कुछ क्या कमेंट था आपके? मैं एग्जैक्टली ये सब चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहती। ओवरऑल आपका ठीक था, सही था वो? आई थिंक इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वी कुड डू मोर, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने फंडिंग में या ट्रेनिंग में या किसी भी चीज में कोई भी कमी छोड़ी। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम और टैलेंट को फाइन ट्यून करें, उनको और बेटर करें, उसी से हमें और रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एथलीट्स के साथ हुआ, जैसे विनेश या फिर काफी कोई, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो हुआ। आपका क्या नेक्स्ट आगे कौन सी गेम्स आने वाले हैं? अभी मैं नेक्स्ट हमारा एशियन चैंपियनशिप होगा थाईलैंड नेक्स्ट ईयर, जो चाकरी में बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नए लोग हैं। उनके लिए क्या क्या कुछ फैक्टर है, क्या क्या कुछ जो 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर उनके मैटर करते हैं, उसको उनको स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, दूसरे वर्टिकल्स भी, कोई बिजनेस एंट्री करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ भी हो सकता है। उनके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से आपने जर्नी देखी हुई है, उनके लिए क्या पॉइंट्स हैं? मैं एथलीट्स को तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी आपके चैलेंजेस है उसको 1 by 1 फोकस कीजिए। अब चैलेंजेस में क्या होता है हमारे स्पोर्ट्स में, नंबर 1 इज ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की और बेटर रिक्वायरमेंट है, तो आप नए लोगों से कनेक्ट करके अपने ट्रेनिंग में वो सारी चीजें लाइए। ट्रेनिंग में आपको लगता है एक फिजियो, एक न्यूट्रिशनिस्ट, आपके कोच डॉक्टर्स और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये 4 आपके अगर परफेक्ट है तो आपकी ट्रेनिंग परफेक्ट है। इसमें से कोई भी एक एरिया आपका वीक हो रहा है तो आप फिगर आउट कीजिए कि इस कौन से एरिया पे आप वर्क करना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट होता है फंडिंग। एथलीट्स के लिए टूर्नामेंट्स में जाना, रिप्रेजेंट करना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एथलीट्स को कहना चाहूँगी कि आप अपने एमपी से स्टार्ट कीजिए, लोकल एमपी से लेकर आप आगे जाके अपने आपके एमपी लोकल एमपी MLA। अच्छा, वो तो आप उनके पास जाके फंडिंग से स्टार्ट कीजिए और वहां से लेकर आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, इनके पास होता है एक्सेस फंड करने का स्पोर्ट पर्सन? ओके। और स्पोर्ट्स पर्सन में डिसेबिलिटी को बहुत सारे एवेन्यूज में ये फंडिंग मिलती है। दूसरा CSR से फंडिंग लेना। कंपनीज जो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है, तो वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। लिस्टेड कंपनीज आपके एरिया में जो कंपनीज का कुछ भी हेडक्वार्टर्स है, फैक्ट्री है या कोई उसका लोकेशन है, उन कंपनीज को आप लिखिए और बोलिए कि आप इस एरिया को बिलोंग करते हैं और आपको फंडिंग के रिक्वायरमेंट, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू। और वैसे ही आप NGO, स्पोर्ट्स NGO से बात करके कर सकते हैं। और अगेन गवर्नमेंट का तो फंड्स है ही। तो इस तरह से आप ऐसे 4-5 चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फंडिंग और ट्रेनिंग आपकी अगर टेक केयर हो जाती है तो आप एथलीट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप अपने टॉप एथलीट बन सकते हैं। बाकी के जो एवेन्यूज होते हैं, एजुकेशन में मैं चाहूंगी कि कोई भी एथलीट अपने आप को ये ना करे कि मैं पढ़ता ही मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। आपको सब में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको आपका एजुकेशन भी फिनिश करना है, आपको नए हॉबीज भी फाइंड करनी है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स ही करना है, नई हॉबीज भी करनी है और भी नई चीजों में रुचि रखनी है। अपने फैमिली पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, सब पे टाइम देना है। इट्स नॉट कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन, हर चीजों में आपको ध्यान देना। तो ये आप ओवरऑल डेवलपमेंट करें और आगे बढ़ें।
स्विमर बनने से पहले या फिर स्पोर्ट्स में आने के पहले तक की आपकी क्या जर्नी है, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या है आपकी यात्रा? अंकुर जी, आई मीन जर्नी बिल्कुल हम लोग कर ही रहे हैं और यही चल ही रहा है। स्पोर्ट्स में आने से पहले ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। मेरी लाइफ में ही मतलब स्पोर्ट्स से ही मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। हाँ, स्टार्ट ही वैसे हुई है क्योंकि मेरे जो नाना थे ओके, वो पहले से ही अच्छे खासे रेसलर थे। उन्होंने काफी एक जगह पे जैसे कि हरियाणा हो गया या फिर पंजाब है हाँ, और दिल्ली में वगैरह में, और कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल में उन्होंने रेसलिंग की थी उस टाइम पे। ओके, ओके, तो वो मतलब एक फैमिली स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही है हमारा उस तरीके का। तो मैं जब पैदा हुआ बचपन से ऐसा है कि उस वक्त पढ़ने के लिए हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे, गांव में ही थे वहां पे। लेकिन खेलने का जहां तक शौक बचपन से ही खेलता था। हाँ, पर्टिकुलरली एकदम वो कोई एक स्पोर्ट्स लेकर के नहीं चला था, लेकिन बचपन में जो हम सारी चीजें खेलते हैं, गुल्ली डंडा या कुश्ती, कबड्डी, क्रिकेट जो हमारे गांव में चलता है, तो उस तरीके से ही चल रहा था। और चूंकि स्विमिंग इसलिए आती थी या आती है कि हमारा जो गांव है, रथोस गांव है, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार, जो कि नेपाल से काफी सटा हुआ है वो। ओके, हाँ, तो अक्सर वहां पे बाढ़ आ जाती है। ये हमारी खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती समझिए, या जो भी हमारे यहाँ के नेतागण तो हैं। मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई। हाँ, हम लोग, हमारे बाप दादाओं ने भी रिक्वेस्ट किया, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ वो पुल नहीं बन पाया या वो बांध नहीं बन पाया, जिसकी वजह से फसल जो हमारी है उसका नुकसान रुक सके, हमारे मवेशियों का नुकसान रुक सके। लेकिन खैर ये है, तो उसका कहते हैं ना कि दोनों चीज होती, कहीं अगर अच्छाई है तो कहीं बुराई भी है। तो उस बाढ़ की वजह से ऐसा है कि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, मुझे ही नहीं, मतलब जो भी बच्चे हैं या और भी जो भी लोग हैं, सभी को स्विमिंग आती है। वो टेक्निकल स्विमिंग ना आती हो वो अलग बात है, लेकिन तैराकी मतलब बिहार से आते हैं तो आपको स्विमिंग आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है। बिल्कुल। हाँ, ओके। अच्छा, आप कराटे भी शायद कर रहे थे, तो ठीक है, आपका स्विमिंग में आने का तो एक कारण है कि एक आपको कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखी कि उसमें एक रुझान उस तरफ बढ़ा, लेकिन कराटे छोड़ने का क्या कारण? कराटे छोड़ने का कारण कोई खास नहीं है, लेकिन चूंकि कराटे के अंदर आपके जो लेग्स होते हैं और किक्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत जरूरी है। और 2010 में जब मेरे रीढ़ की हड्डी में गांठ आया और उसका ऑपरेशन हुआ, और जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ मिस हैंडलिंग की वजह से, तो मुझे कराटे को छोड़ना पड़ा। हालांकि हम कराटे को जरूर छोड़ दे, कराटे हमें नहीं छोड़ता है, कि मार्शल आर्ट इज समथिंग, इट्स अ वे ऑफ योर लाइफ, कि आपको जीना सिखाता है। और वही कहीं चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिस, जो मेहनत मैंने उस वक्त की थी, वो सारी वजह बनी कि आज एटलीस्ट मैं कम से कम आपके सामने बैठा हूँ। वरना मुझे याद है जब मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स से जब बात होती है पोस्ट ऑपरेशन, तो यही था कि भाई अब आप लेटे रहोगे, जिंदा तो रहोगे लेकिन लेटे रहोगे, कुछ और कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो जो कराटे में हमने सीखा, जो लाइफ का डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, डायनामिज्म, वो सारी चीजें, और वो जो मेंटल टफनेस के ऊपर काम होता है, वो कहीं ना कहीं हेल्प किया। और आज बिस्तर से उठ के एटलीस्ट कम से कम आपकी ऑफिस में बैठा हूँ कविशाला में। हम सुनते हैं हमेशा कि स्पोर्ट्स में बहुत राजनीति रहती है, किसी भी मुकाम तक पहुंच पाना तो दूसरी बात है, लेकिन उसमें एंट्री करना सबसे टफ टास्क होता है। तो क्या लगता है आपको कि जितने भी गेम्स हैं उसमें भी पॉलिटिक्स आपको दिखी, कहीं भी किसी तरीके की राजनीति है? अब अंकुर भाई, आप फंसाने वाला काम कर रहे हो, मुझे और भी खेलना है। तो खैर, अब मैं पूरा क्लीन तो नहीं है, लेकिन है, होती है, बिल्कुल होती है। जैसे हम कुछ टाइम पहले, मैं अभी इंटरव्यू आने वाला है, वो साइना नेहवाल से बात चल रही थी, उन्होंने भी बड़ी उन्होंने नहीं बोला, कश्यप ने भी खुल के बोला कि किस तरीके से राजनीति होती है। नहीं, होती है, चीजें हैं, बिल्कुल है। मैं डिनाई नहीं करता हूँ, चीजें बहुत सारी हैं और बहुत सारे लेवल पे होती है। अब क्या ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि अभी जो रिसेंट एशियन गेम्स हुआ था, तो मुझे जाना था। तो जनरली ये रूल है कि व्हीलचेयर पे अगर कोई खिलाड़ी है तो उसके साथ में एक एस्कॉर्ट दिया जाता है। वो गवर्नमेंट देती है?
हाँ गवर्नमेंट हाँ, देती है, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं, किसी का कोई खर्चा नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन होता यही है कि मुझे बोला गया कि नहीं, आपके लिए नहीं है व्हील एस्कॉर्ट कोई। हाँ, अब मैं कर रहा हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा हूँ कि प्लीज कुछ देख लीजिए सर, ऐसा है, और जीनियन दिक्कत है कि भाई हाँ। व्हील चेयर पे हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि भाई कोई और एस्कॉर्ट है। हाँ, दूसरे प्लेयर्स को दिया गया है। नहीं, दूसरे प्लेयर्स को तो दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई और बंदा ही आ अच्छा, जाता है, अच्छा, तीसरा ओके। बंदा आ जाता है, ओके। हाँ, ये कौन है भाई, इसको तो हमने कभी देखा नहीं, नहीं हाँ। नहीं ये पैरा स्विमिंग का एस्कॉर्ट है। अच्छा। ओके। तो इस तरीके की चीजें होती है। हम्म। अब ये फेडरेशन के हाथ में भी कुछ चीजें होती है, कुछ हाँ। गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उसमें हम लोग हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कैसा लगता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना? कैसा लगता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना? ये मैं काफी दिन से सोच रहा था ये करने के लिए, चूंकि जो सी स्विमिंग वाला या ओपन वाटर स्विमिंग का जो है अंकुर भाई, ये हमारे जो पूल स्विमिंग होती है उससे अलग होता है। ओके, ओके। हाँ, इसके लिए हमें पूल स्विमिंग में हमें सारी चीजें चाहिए होती है, स्पीड चाहिए होती है, एंडोरेंस चाहिए होता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस स्विमिंग होता है। अच्छा, किसी लेमैन को समझाना हो तो किस तरीके से समझाएंगे, जो मतलब ऑडियंस होगी हमारी? हम्म, हाँ, सीधे सीधी बात है कि मतलब जो पूल स्विमिंग होती है उसमें हाँ। आपको एकदम स्पीड से करना है, जो हाँ। सबसे पहले टच कर दे वॉल को हाँ, वो जीत गया। हाँ, राइट। हाँ, लेकिन जो ओपन वाटर की स्विमिंग है या सी स्विमिंग है, उसमें आपको आपके ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर ओके। हाँ, ख्याल रखना पड़ता है। आपको एंडोरेंस ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें लंबा चलना है, आपको हाँ। घंटों घंटा आपको स्विमिंग करते रहना है, हाँ, तो उसकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है। हाँ। ये रहता है डिफरेंस। हाँ, हाँ। आपने हाल फिलहाल में मतलब मीडिया में बहुत लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से, तो मैं वो अनुभव और वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा समझना चाहता हूँ। अच्छा लगता है ऑब्वियसली जब आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, और मेरे रिकॉर्ड बनाने का अपना एक खास मकसद है। मैं रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए ही नहीं बना रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, बल्कि देखिए 2014 में मैंने सी स्विमिंग की, 6 किलोमीटर की सी स्विमिंग बॉम्बे में मैंने की, जो नेवी डे पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके बाद गोवा में मैंने 8 किलोमीटर की स्विमिंग की। ओके। हाँ, और वो मेरा मकसद ये था कि जो गोवा में बीचेस हैं उसको एक्सेसिबल बनाया जाए। क्योंकि देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, देश के निर्माण में आज अगर मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ या फिर मैं मोबाइल रिचार्ज कर रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, टैक्स तो मैं भी भर रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। हाँ, तो जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ देश के लिए, तो मुझे भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए मेरे लिए। उसको उजागर कौन करेगा, उसके लिए बोलेगा कौन? तो मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है तो मैं उसका इस्तेमाल करूं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। और वही वजह थी कि 2017 में हमने ओपन सी स्विमिंग जब गोवा में की, तो वहाँ के कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को बुलाया। ओके। हाँ, और वो सारे लोग आए, वहाँ के गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, और उनको हमने बताया कि हमें भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल एक बीच बना करके दीजिए जहाँ पे एटलीस्ट हम लोग वहां तक किनारे तक जा सके, हम भी अपनी फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें। एंड आई एम सो हैप्पी कि गोवा आज के डेट में काफी अच्छा कर रहा है। वो लोग पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि कंप्लीटली व्हीलचेयर एक्सेसिबल होता है, इंक्लूसिव होता है। ओके। हाँ, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। और अभी हमारा जो करंट नेशनल चैंपियनशिप हुआ वो भी गोवा में हुआ, और जो कमिश्नर साहब थे वहाँ के, कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने खुद कहा कि जिस पूल के अंदर हमारा स्विमिंग कंपटीशन हुआ, वो पूल पिछले कई सालों से, 1-2 साल नहीं, कई सालों से ऐसे ही पड़ा था, वो बन नहीं रहा था। लेकिन ये कंपटीशन की वजह से वो पूरा पूल एक्सेसिबल बन गया है। ओके। तो मतलब इस तरीके का जो आयोजन होता है उससे काफी फायदा भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो आई थिंक अलग अलग राज्यों को ऐसे कराना भी चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज और है कि जिस तरीके से हम नॉर्मल गेम्स होते हैं, नॉर्मल ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक गेम्स होते हैं, भारत का जिस तरीके से परफॉर्मेंस था, पैरा ओलंपिक्स गेम हो उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था, बट जिस तरीके की कवरेज मिलना चाहिए, अगर आपसे न्यूट्रल पूछें, क्या दोनों को बराबर वेटेज चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे मीडिया की तरफ से वो मिलता है मॉनेटरी बेसिस पे भी? अंकुश भाई, उसके बहुत सारे लेवल्स है। देखिए जहां तक मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि
सरकार, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपिक होता है वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओलंपिक जहां पे होता है वहीं पे पैरालंपिक्स होता है, भले ही कुछ दिनों का गैप हो गई, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग टीम को उतना टाइम चाहिए। उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी खेलते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे जो खिलाड़ी विदाउट डिसेबिलिटी हैं वो भी खेलते हैं। उसके बाद जब हम नेशनल लेवल पे आते हैं तो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार का जो सपोर्ट है वो दोनों के लिए सेम है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि जो मॉनेटरी हेल्प आपने बोली, तो जितना पैसा ओलंपिक में मेडल लाने पे मिलता है उतना ही पैसा पैरालंपिक्स में मेडल लाने पे मिलता है, ये सेंटर तक की बात है। ओके। लेकिन जब सेंटर से जैसे ही नीचे आते हैं, देखिए सेंटर बहुत कम पैसा देता है, सेंटर देता है 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख, इतना ही पैसा मिलता है सेंटर से। अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं तो ये है पैसा। मेन पैसा जो मिलता है वो आपके स्टेट से मिलता है। अब चाहे अगर आप अब हरियाणा के हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, आपके एक गोल्ड मेडल का 6 करोड़ रुपया है। लेकिन अगर वही आप बिहार से हैं तो आपके गोल्ड मेडल का ओलंपिक में या पैरालंपिक्स में 6 करोड़ की जगह 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अच्छा। तो ये डिफरेंस है। और ऐसे बहुत सारे राज्य है जहां पे अभी तक तो पैसा मिलता ही नहीं। अब ये तो मैं आपको बहुत ही जो उच्चतम स्तर है वहां की बात कर दिया। नीचे अगर आते हैं हम, नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पैसा मिलता ही नहीं, जहां पे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। तो मुझे देखिए, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नीचे से होना चाहिए, ना कि ऊपर से। अब अगर एक बंदा ऊपर ऑलरेडी पहुंच गया है तब उसको क्या जरूरत है। अच्छा, आपने हरियाणा की बात की, अभी मेरे दिमाग में ओलंपिक्स आ गए वापस से। विनेश की चर्चा हर जगह रही है, क्या गोल्ड जीत सकते थे वो। मतलब वेट कम करना कितना टफ होता है, आप भी एथलीट हैं, आपके पास भी कई बार इस तरीके के प्रेशर्स आते होंगे। मुझे याद है एग्जैक्टली ऐसा हुआ है मेरे साथ में 2008-9 मुंबई यूनिवर्सिटी का जो गेम होता है, उस वक्त मैं डिसेबल नहीं था, तो मैं चूंकि कराटे करता था, तो कराटे में भी सेम वेट कैटेगरी का ही खेल होता है, और मैं खुद भी 51 to 54 कैटेगरी में खेलता था, सेम कैटेगरी में। तो उस वक्त मेरा वेट अराउंड 100 ग्राम ज्यादा था, मेरा भी वेट। बट ये था कि मुझे वो चीज पहले पता चल गई थी कि मेरा वेट ज्यादा है, तो मैंने उसके ऊपर काम किया और उसको फिर मैंने रिड्यूस किया, और वो मैं उस टाइम में उसको कवर कर पाया। अब यहाँ पे जैसे विनेश जी की बात है, तो आई एम नॉट श्योर कि उनको कब पता चला ये चीज, और किस तरीके से फिर उनकी जो टीम है उन्होंने क्या काम किया उसके ऊपर। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उन्होंने नहीं किया, नहीं हो पाया उस वक्त, और हमें वो मेडल लूज करना पड़ा। कुछ चीजें यहाँ पे आई थी कि मतलब अगर वो हट जाती तो क्या होता, मतलब छोड़ देती तो शायद सिल्वर मिल जाता। ये ऐसे नहीं होता है, ये उनका अपना एक रूल है कि आप खिलाड़ी हैं तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट करना ही पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं कि फेडरेशन ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, या ये चीजें नहीं है, ये गलत है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेजरमेंट लेना चाहिए था, वो उनको पहले करना चाहिए था। लेकिन अब जब आप खेलने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त आपका जब वेट कैटेगरी आपका हो रहा है और आपका अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा है, फिर आप डिस्क्वालीफाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। सीबीएम थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ क्या है। हाँ, सीबीएम बिल्कुल। सीबीएम एक्चुअली में ये एक ट्रस्ट है बैंगलोर बेस्ड, ओके, और ये मेरे स्पॉन्सर हैं, ये मुझे स्पॉन्सर करते हैं। ये जो अभी आपने इवेंट देखा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बना है गंगा रिवर स्विमिंग में, तो ये उसी का मेडल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का मेडल है। मैं अभी तक मैंने देखे नहीं आज तक। मैं आपको ये मेडल, ये उसका मेडल है, आप देख सकते हैं। ये इसके लिए ऐसा हुआ कि ऑफिशियली वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी से एक ऑब्जर्वर आया था, ऑफिसर, जो हमें चेक करेगा कि हम कहाँ से स्विमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ पे एंड कर रहे हैं, कितने हमारे साथ में लाइफ गार्ड है कि नहीं है, और जो उसका ये होता है क्या जीपीएस सिस्टम होता है, वो चेक करेंगे। प्लस ये पहला ये रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड के लिए पूरा वो जो 2 घंटा मैंने स्विमिंग किया
तो पूरा 2 घंटे की स्विमिंग को रिकॉर्ड किया गया है बाकायदा। उसको रिकॉर्ड करने के लिए 4 आदमी थे अलग अलग कैमरे से। तो ये सारा जो खर्चा है, ये सारी चीजें CBM ट्रस्ट ने बेयर किया है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ओके, शायद हाँ मैंने फोटो देखा है इसका। जी, इसका फोटो आपने देखा होगा। तो ये ऑन द स्पॉट हमने वहीं पे बुलवाया था ताकि ये हमें मिल सके, क्योंकि इसका भी फीस पे करना पड़ता है ऑब्वियसली। ओके, तो कितना फीस होता है इसका? इसका हमने अराउंड 80,000 फीस पे किया है इसका हमने, ताकि वो हमको ऑन द स्पॉट वहां पे आकर के दे सके। तो फिर उनका ट्रैवल कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का श्रेय मेरे साथ साथ मेरी मेहनत थी, और उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो CBM की तरफ से था। तो इसलिए अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो ओलंपिया पैरा ओलंपिक्स गेम हुआ उसके बाद से जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं इस तरीके के गेम्स में, उसमें कुछ थॉट्स स्पॉन्सर्स की साइड से या फिर जो बिजनेसेस पहले कम इंटरेस्ट लेते थे, है ना, मुझे लगता है कि उसके बाद से थोड़ा थोड़ा जो सोच है लोगों की चेंज हुई है। बिल्कुल अंकुर भाई, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, जो CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसका एक अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ा कि उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स को लेकर के। कि समवेयर जो 2022-2023 का बजट था वो 570 करोड़ का कुछ बजट था, 570 या 540 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन वो 23 और 24 में वो सीधा 1100 करोड़ पे चले गया। मतलब ओलंपिक ईयर में वो डबल से भी ज्यादा हो गया है ऑलमोस्ट। उसमें लिखा हुआ था 70% उसमें हाइक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक चीज हमने इस पैरा ओलंपिक्स में और देखी कि जो भावनाएं व्यक्त करना होता है वो नवदीप ने जो लास्ट में किया ठीक है, तो क्या लेवल होता है जब इस तरीके की भावना निकलती है, और हर इंसान से निकलती है। हमने क्रिकेट में बहुत बार बड़े प्लेयर्स को देखा है। ठीक है, आई मीन नवदीप की जो भावना थी वो बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ चीजों का असर इस तरीके से भी पड़ता है कि आप कहाँ से आते हैं। नवदीप हरियाणा से बिलोंग करता है, और जब उसकी ज्यादातर ट्रेनिंग दिल्ली में होती है, अभी पिछले कुछ दिनों से वहाँ पैरालंपिक्स जाने से पहले वो हम लोगों के साथ में ही था, हमारे सेंटर में ही ट्रेनिंग कर रहा था। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर में, जहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वहीं पे वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में ही बैठ के खाते हैं और सारी चीजें हमारी होती हैं। लेकिन ये जब आप मतलब कुछ करते हो उस वक्त आपका एग्रेशन होता है। उसका जो गेम है एक्चुअली में, वो गेम भाला फेंक का गेम ही ऐसा है कि पूरा एग्रेशन आपको निकालना रहता है। और वो ऑटोमेटिकली उसकी जबान पे आ गए और कहीं ना कहीं से वो कैच हो गए। हालांकि जो सुनील कोच साहब हैं उनके साथ में उसने बात किया, उसे भी यकीन नहीं था कि वो इतना आगे चला जाएगा। अब जो चला गया तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा है कि बताओ कोच साहब, मान से बताओ। तो ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद ठीक है, आई मीन जरूरी है, होता है। आपका नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, कौन सा गेम है, क्या अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी दिल्ली आने का मकसद भी वही था मेरा वीजा इंटरव्यू था। मैं आइसलैंड में रेक्सविक गेम्स होने वाला इंटरनेशनल जनवरी में है। उस गेम्स में जाने से मुझे ये फायदा होगा कि 2026 में एशियन पैरा गेम्स होने वाला है जापान में, तो उसका क्वालिफिकेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। किसी भी गेम्स को, बड़े गेम्स को खेलने के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वो क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसके लिए मुझे वहां जाना है कि जितना जल्दी मैं उसको क्वालिफाई कर लूँ ताकि मेरा वो प्रेशर हट जाए और उसके बाद फिर मैं अपने पर्टिकुलर इवेंट पे फोकस कर सकूं। ये मेरा है। उसके बाद और भी कपल ऑफ गेम्स अभी है लाइन में। मई में एक गेम्स है, वहां जाना है मुझे। और शायद हो सकता है, अभी पिछली बार मैंने बहुत आपने मेरा शायद वीडियो भी देखा होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि आपने खेलो इंडिया स्कीम जो चलाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हो। तो
ताकि जो हमारे डिसेबल एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिले। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने पिछली साल दिल्ली में खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स करवाया। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि जो डिसेबल गेम्स हैं, जो पैरा स्पोर्ट्स हैं, उसको भी लाइव टीवी पे दिखाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपने मुझसे पूछा कि मीडिया का क्या रोल है। आई मीन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हम सभी की लाइफ में। मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको रातों रात उठा करके चांदनी और रोशनी में ले जा सकती है, और वो काम आप लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है। दो ऑब्वियसली शायद उतना पैसा नहीं होगा पैरा स्पोर्ट्स में, अभी उतने स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स बूम करने वाला है। अगले 10 सालों में पैरा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करेगा और मीडिया से भी शायद हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमें स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, और जो बच्चे नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनको, उनके लिए काफी बेहतर होगा। ओके।